प्यारे बच्चों नमस्कार। आपकी रितु भैया फिर से आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने इस चैनल लर्न एंड शेयर पे। और हम बात कर रहे हैं हमारे मिशन 30 के बारे में, ठीक है, जिसके अंदर हमें क्लास 11 की पूरी फिजिक्स, हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, पूरी क्लास 11 की फिजिक्स मात्र 30 घंटे में खत्म करनी है। तो उसी लेक्शन सीरीज के अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 तक कंप्लीट कर लिया। 8th वाला चैप्टर जो है अपन बाद में देखेंगे। हमने पहले 9 चैप्टर पढ़ा है, तो उसका अपन जो है आज वन शॉट देखने वाले हैं। जैसा आप सबको पता है चैप्टर बहुत छोटा है, कोशिश यही रहेगी आज तक की सबसे छोटा जो वन शॉट वीडियो बन जाए, 1 घंटे के अंदर अंदर ये चैप्टर खत्म हो जाए, ठीक है। तो मतलब मेरा रिकॉर्ड टूट जाएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। तो आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, ठोसों की यांत्रिक गुण यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। बहुत छोटा, बहुत प्यारा और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में अपने को पढ़ना क्या क्या है, चैप्टर फ्लो क्या क्या है इस चीज का, ठीक है। फिर अपन समझेंगे कि एक्चुअली है क्या इस चैप्टर में। तो यहाँ पे एक बल्ब लगाती हुई आपको एक लड़की दिख रही होगी, ठीक है, तो जाग जाओ जो बच्चे सो रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। तो मैं आपको इंट्रोडक्शन के नाम पे बता देता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। इस चैप्टर में क्या होने वाला है कि भाई जैसे सॉलिड्स होता है ना, जैसे आप रबड़ ले लो, स्टील ले लो, ठीक है ना, उन सबको खींचते हैं। स्प्रिंग ले लो, स्प्रिंग को खींचते तो क्या होता है, खींचते उसका शेप चेंज हो जाता है, जैसे हटाते हैं वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था, मतलब वो वापस अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाता है, प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। क्या हुआ, आपने जो लगाया विरूपक बल और उसके अंदर से जो बल उत्पन्न हुआ प्रत्यानयन बल, ऐसा अपन ने स्प्रिंग में भी पढ़ा था। तो यहां पर हम यही करने वाले हैं, हम अलग अलग वस्तुओं में बल लगाएंगे और उसका शेप चेंज करेंगे। शेप चेंज करने के बाद देखेंगे भाई किस लिमिट तक आप उसका शेप चेंज कर सकते हो, किसके बाद वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी, हमेशा के लिए वैसी की वैसी रह जाएगी, किस स्थिति में ऐसा होगा, वो सारी चीजें अपने को इस चैप्टर में पढ़नी है, ठीक है। ये चैप्टर जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं ना, जो ब्रिज बनाते हैं, बिल्डिंगे खड़ी करते हैं, उन लोगों के लिए बड़े काम का है, ठीक है। तो आप में से जिन बच्चों को सिविल इंजीनियर बनना हो, ठीक है, वो बड़ा गौर से और ध्यान से सुनिए कि किस तरीके से कौन सा मटेरियल हम चूज करते हैं क्रेन बनाने में, या फिर इंडस्ट्री के अंदर कोई ब्रिज बनाना, अपने को बिल्डिंग खड़ी करनी है, वो सब के अंदर कैसा कौन सा मटेरियल अपने को चूज करना है, वो सब ये हमें चैप्टर बताता है, ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे कि ठोसों के प्रत्यास्थ गुण क्या होते हैं। इसके बाद अपन पढ़ने वाले प्रतिबल और विकृति। मेन चैप्टर यहीं से स्टार्ट होगा, प्रतिबल और विकृति। इस चैप्टर में मेन 3 ही चीजें, प्रतिबल है, विकृति है और प्रत्यास्थ गुणांक है, ठीक है। तीनों को एक एक करके हम पहले पढ़ने वाले। प्रतिबल में 3 तरीके के प्रतिबल जो है हम पढ़ने वाले यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले अपन अनुदैर्ध्य पढ़ेंगे, एक आयतन पढ़ेंगे और एक अपरूपण पढ़ेंगे। विकृति में भी उसी का उसी यही एज इट इज कॉपी चलेंगे। और हमारे जो हमने प्रत्यास्थ गुणांक के बारे में बात करी उसमें भी एज इट इज चलेंगे, ठीक है। चैप्टर जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझ आएगा। फिर हुक का नियम पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्ट आईएमपी मार्क करेंगे इसको। इसके बाद अपन पढ़ेंगे प्रतिबल और विकृति का वक्र, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, जिसको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बोलते हैं। इंग्लिश में इसको स्ट्रेस और इसको स्ट्रेन बोलते हैं, स्ट्रेस जो सर में होता है, ठीक है। उसके अलावा लास्ट में हमारा टॉपिक आएगा प्रत्यास्थ गुणांक और प्रत्यास्थ गुण। ये जो अपने प्रत्यास्थ पढ़ी है इसका यूज कहाँ करोगे, एप्लीकेशन क्या है सर, क्यों पढ़ रहे हैं चैप्टर को, सर एग्जाम में आएगा, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। आगे लाइफ में इंजीनियर बन गए तो कैसे कौन सा मटेरियल चूज करना है वो इसके अंदर पता पड़ेगा। प्रत्यास्थ के गुण के मतलब इसके जो प्रत्यास्थ गुण है उसके यूजेस कहाँ पे हैं, कहाँ उसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं। चलो तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे सिंपल सी बेसिक सी बात से कि प्रत्यास्थ आखिर होती क्या है। तो देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, रबड़ बैंड को खींचते हो, जो आपने बल लगाया उसको बोलते हैं अपन अपरूपक बल, ठीक है। इंग्लिश में उसको बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, नाम से समझ आ रहा है ना। अपरूपक, किसी चीज के अंदर अपंगता ला देना, मतलब उसको शेप को चेंज कर देना, डिफॉर्म कर देना, ठीक है। तो आपने किसी वस्तु पर कोई अपरूपक बल लगाया, कोई बाह्य बल लगाया, स्प्रिंग को खींचा, रबर बैंड को खींचा, उसका शेप चेंज किया, वो अपरूपक बल था। जैसे ही छोड़ा वापस प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। इस गुण को अपन क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थ बोलते हैं। सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, हाँ एक चीज अपने को याद रखनी है, ये टर्म जरूर मेंशन कर दी है, प्रत्यास्थ सीमा के अंदर। अब ये क्यों सर, क्योंकि कभी कभी किसी चीज को खींचते खींचते ऐसा होता है कि वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती है, कि वैसी की वैसी रह जाती है। पॉलिथीन होती है ना, खींचते हैं उसको अपन, क्या होती है, परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती है, उसमें प्रत्यास्थ का गुण बहुत कम होता है, ठीक है। तो प्रत्यास्थ सीमा के अंदर का मतलब है आपने बल हटाया, अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ गई, उसको अपन बोलते हैं प्रत्यास्थ सीमा। तो प्रत्यास्थ सीमा में
अगर हम किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाते हैं तो उसका शेप और साइज चेंज हो जाता है, ठीक है ना, इससे वो विकृत हो जाती है, डिफॉर्म हो जाती है, और जैसे ही आप बाहर का बल हटा लेते हो वो प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है, इसको अपन बोलते हैं प्रत्यास्थता। वैसे इसकी एक और डेफिनेशन ये भी है कि वस्तु जो है अपनी आकृति या आकार में परिवर्तन का विरोध करती है। आप रबड़ बैंड को खींचोगे, वो अपने शेप में चेंज का अपोज करेगा, विरोध करेगा, मैं तो नहीं होऊंगा बड़ा, क्या कर लोगे, ठीक है। तो अंदर की तरफ एक बल लगाता है, उस बल को अपन बोलते हैं प्रत्यानयन बल। आगे पढ़ेंगे कि भाई आपने खींचा रबड़ बैंड को, आपने दोनों तरफ से खींचा, भाई आपका रबड़ बैंड था, आपने इसको ऐसे और ऐसे बल लगा के खींचा, तो इसने भी अंदर की तरफ एक बल लगाया, बोले नहीं अपना शेप चेंज नहीं होने दूंगा, और जो बल इसने लगाया उसका नाम था प्रत्यानयन बल, ठीक है। तो इसी के बारे में अपने को यहां पे देखना है। चलो, तो इसके एग्जाम्पल, हाँ एक चीज मैं आपको जैसा बता चुका हूं अभी कि इसकी प्रॉपर डेफिनेशन तो ये है कि भाई वस्तु जो है अपनी आकृति या आकार में परिवर्तन का विरोध करती है। जितना ज्यादा विरोध करेगी ना, उसमें प्रत्यास्थता का गुण उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, पीछे भी लिखा है कि भाई एक स्टील के चम्मच में और एक रबड़ बैंड में किसमें प्रत्यास्थता का गुण ज्यादा होगा। अब देखने तो लगता है रबड़ को खींचने से लंबा हो जाता है, ठीक है, मतलब आराम से डिफॉर्म हो रहा है, मस्त हो रहा है, मतलब इसमें प्रत्यास्थता का गुण ज्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टील में प्रत्यास्थता का गुण ज्यादा होता है। अब तुम खुद ही सोचो ना यार, अगर रबड़ बैंड में प्रत्यास्थता का गुण ज्यादा होता तो फिर लोग ब्रिजेस रबड़ बैंड के नहीं बनाते क्या, ठीक है। तो जो हमारा स्टील है वो अपनी आकृति आकार में परिवर्तन का विरोध सबसे ज्यादा करता है, ठीक है। आप स्टील को इतना इजीली बेंड नहीं कर सकते हो, मतलब वो बेंड करोगे तो काफी बाह्य बल लगाना पड़ेगा, इसलिए अपन उसका यूज करते हैं और उसमें प्रत्यास्थता का गुण सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। आई होप सबको समझ आ गया होगा, ये एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो आगे चलते हैं। प्रत्यास्थता जब हम पढ़ रहे हैं तो बार बार बीच में कुछ डेफिनेशन से सामना करना पड़ेगा, भाई इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो अलग अलग बताने के बजाय मैं आपको एक ही जगह सारी डेफिनेशन बता देता हूं, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे पहली डेफिनेशन है विरूपक बल। जो आपने बाहर से फोर्स लगाया है ना, उस वस्तु को विरूपित करने के लिए, उसका शेप चेंज करने के लिए, विकृत करने के लिए, विकृति का मतलब डिफॉर्म करने के लिए, रबड़ बैंड खींचा डिफॉर्म हो गया, शेप चेंज हो गया, उसको अपन विकृति बोलते हैं। तो आपने किसी वस्तु को विकृत करने के लिए जो बाह्य बल लगाया है उसको अपन बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स या विरूपक बल, ठीक है। नेक्स्ट है प्रत्यास्थता, जो मैंने आपको बताया कि वस्तु अपनी आकृति या आकार में परिवर्तन का विरोध करती है, या आपने बाह्य बल लगाया प्रत्यास्थता सीमा के अंदर, वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगी, इस गुण को अपन बोलते हैं प्रत्यास्थता। पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुएं, एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे आप रबड़ बैंड को खींचो या स्टील को खींचो या फिर आप स्प्रिंग को खींचो, दिखता तो है, ऐसा लगता है कि वो इनिशियल स्टेट में आ गए, जितनी पहले थी उतनी की उतनी हो गई, लेकिन रियलिटी में वस्तु का कुछ ना कुछ शेप चेंज हो ही चुका होता है। मतलब वो कुछ थोड़ा बहुत है ना, उसमें डिफॉर्मेशन आ जाता है जो नेग्लिजिबल होता है, नगण्य होता है, उसको हटा देते हैं। लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनको खींचा और वापस जैसी थी ना स्टार्टिंग में वैसी की वैसी आ जाती हैं, ठीक है ना। वैसे तो ऐसी चीज आइडियल्स होती हैं, लेकिन फिर भी ऐसी कुछ वस्तुएं एग्जिस्ट करती हैं, हम लोगों ने बनाई हैं, ठीक है। ऐसी वस्तु को हम बोलते हैं पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुएं, ठीक है, या पूर्णतः प्रत्यास्थ पदार्थ। खींचा, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, विरूपक बल लगाया, जैसे ही हटा दिया वापस प्रारंभिक अवस्था में आ गई, बिना शेप चेंज के, जरा सा भी चेंज नहीं होता। इसके एग्जाम्पल है हमारे पास फॉस्फोर ब्रॉन्ज का वायर। फॉस्फोर ब्रॉन्ज का वायर अपन जो हमारे गैल्वेनोमीटर होते हैं इसमें यूज करते हैं, ठीक है। बहुत सॉफ्ट होता है और बहुत इजीली बेंड हो जाता है, और जब वो खुलता है ना वापस तो बिल्कुल जैसा पहले होता है ना वैसा का वैसा हो जाता है, ठीक है। लेकिन बहुत सॉफ्ट होता है और बहुत डेलिकेट होता है, इसलिए बहुत इजीली टूट जाता है। तो हमारे लैब में जो सबसे खराब होने वाली जल्दी डिवाइस है वो गैल्वेनोमीटर ही होती है, ठीक है। इसके अलावा क्वार्ट्स भी इसके अंदर आता है। क्वार्ट्स जिससे आपके घड़ियों के निडल बने हुए होते हैं, वो क्वार्ट्स होता है, वो भी काफी सॉफ्ट होता है और बहुत ही प्रत्यास्थ होता है, बहुत इजीली बेंड हो जाता है, मतलब सॉरी बहुत इजीली बेंड नहीं होता है। इसके अलावा हाथी दांत, आइवरी इसके एग्जाम्पल है। ये सारी पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुएं हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद प्लास्टिक वस्तुएं। प्लास्टिक वस्तु का मतलब क्या होता है, जिसको अपन सुगठ्य वस्तु भी बोलते हैं, कि तुमने एक बार बल लगाया, हटा दिया, लेकिन परमानेंटली फॉर्म हो गई। आटा गूंथते हैं ना, बल लगाया वैसे की वैसे रह जाती है, ठीक है ना। चिकनी मिट्टी होती है ना, क्ले होता है, जैसा शेप दो वैसा बन जाता है, तो वो सब क्या है, प्लास्टिक। एक बार तुमने विरूपक बल लगा दिया, वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी, प्रारंभिक अवस्था में वापस कभी आएगी ही नहीं,
ठीक है, ऐसी वस्तु को बोलते हैं अपन प्लास्टिक वस्तुएं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखो, मोम का टुकड़ा, गीली मिट्टी, प्लास्टीन, या फिर आपका आटा, ठीक है, चिकनी मिट्टी, ये सब। इसके बाद है प्रत्यास्था सीमा। प्रत्यास्था सीमा का मतलब जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई आप रबड़ बैंड को खींचते जा रहे हो, खींचते जा रहे हो, खींचते जा रहे हो, खींचते जा रहे हो, एक लिमिट आएगी जिसके बाद वो वस्तु परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, वैसे तो रबड़ बैंड में ऐसा होता है कि खींचते जाओ, बल हटा दो, प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है, और बहुत ज्यादा खींचते तो टूट ही जाता है। ठीक है, लेकिन दूसरी जैसे स्टील ले लो आप, या कॉपर का वायर ले लो, आप खींचो खींचो खींचो, लंबा होगा लेकिन प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा। लेकिन क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि आपने और बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया ना, तो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है। जैसे पहले जैसे आपने बल हटाया ना, तो भी आप देखोगे कि उसकी थोड़ी सी लंबाई ना बढ़ गई। तो जब तक आपने बल लगाया और बल हटाने के बाद, विरूपक बल हटाने के बाद वो वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रत्यास्था सीमा। देखो डेफिनेशन लिखिए, विरूपक बल की वह अधिकतम सीमा जिसके आगे वस्तु पर बल लगाने पर वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस से नहीं लौट पाए, उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रत्यास्था सीमा। ठीक है, होप यहां तक सबको क्लियर होगा। ओके, आगे हमारे पास प्रत्यानयन बल। तो प्रत्यानयन बल क्या होता है भाई? अब भाई तुमने वस्तु को खींचा ना, स्ट्रेच किया, तो प्रारंभिक स्थिति में क्यों आएगी? क्योंकि उसके अंदर एक बल लग रहा है जिसको अपन रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं इंग्लिश में। वो क्या कर रहा है? उसको वो प्रारंभिक अवस्था में लाने का काम कर रहा है। आपने स्प्रिंग को खींचा, तो स्प्रिंग को खींचने के बाद उसमें अंदर की तरफ एक बल लग रहा है, और वो बल ही उस वस्तु की आकृति का विरोध करता है या उसको अपनी प्रारंभिक अवस्था में लेकर आता है। उसको हम बोलते हैं प्रत्यानयन बल। ठीक है, तो जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाते हैं तो वस्तु विकृत हो जाती है। उस समय प्रत्यास्थ गुण के कारण बाह्य बल के बराबर लेकिन विपरीत दिशा में अंदर की तरफ एक बल लगता है जो उसको अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस लाने में उसकी मदद करता है, हेल्प करता है। उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रत्यानयन बल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा। चलो आगे चलते हैं। हमारी बुक में ये जो हमारे पार्टिकल्स है ना, अणु जो है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स है, इनको समझाने के लिए एक मॉडल दिया मैं। ठीक है, वो हुक ने दिया था मॉडल। तो मॉडल क्या मैं आपको बता देता हूं, अभी इससे फील नहीं आएगा, फील इस डायग्राम को देख के आएगा। पहले इस डायग्राम पे आते हैं। ये रहा, इन्होंने क्या बोला भाई, मान लो कि किसी सॉलिड में, किसी ठोस में जो अणु है उनको हम बॉल से दिखा देते हैं, और उनके बीच में जो बल लग रहा है उसको अपन एक स्प्रिंग से बता देते हैं। ठीक है, किससे बता देते हैं? एक स्प्रिंग से बता देते हैं। तो ये हमने एक स्प्रिंग लगा रखी है, ये स्प्रिंग है, और ये जो बॉल है किसको बता रहे हैं? ये बता रहे हैं अणु को। तो अणुओं के बीच में जो स्प्रिंग लगी हुई है ना, ये स्प्रिंग इनके बीच में लगने वाले बल को बता रही है। अगर आपने स्प्रिंग को दबाया भी तो भी बाहर खींच के वापस प्रारंभिक अवस्था में आएगी, स्प्रिंग को खींचा भी तो भी बल लगा के अंदर वापस अवस्था में आने की कोशिश करेगी। तो जिस स्थिति में अभी ये है ना, जिस स्थिति में अभी ये है, उसको अपन बोलते हैं इसकी साम्य दूरी। यानी ठोस पदार्थ के जो अणु हैं, जिस दूरी पर वो रहना चाहते हैं, जहां पर वो एक दूसरे के ऊपर और एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगा रहे हैं, उसको हम उसकी बोलते हैं साम्य दूरी। जैसे स्प्रिंग है, ये आपकी दो बॉल, अरे काला कलर तो ना ही दिख रहा है, तो ये दो बॉल, और बॉल के बीच में लगाई तुमने स्प्रिंग। खींचो खींचो तो क्या होगा भगवा? कुछ ना ही होगा, ये बॉल वापस पास आ जाएगी। आपने खींचा, खींचने के बाद यहां की लंबी हो गई यहां, तो क्या होगा? ये वापस स्टार्टिंग पोजीशन में आने की कोशिश करेगी। आपने इसको अंदर दबा दिया, ठीक है ना, पास आ गई, तो ये बाहर जाने की कोशिश करेगी। ठीक है, कुल मिला के ये अपनी साम्य दूरी में रहना चाहती है। नहीं भाई मैं तो इसी में रहूंगी, चाहे तुम कुछ ही लगाओ। जब तुमने बाहर खींचा तो अंदर की तरफ ये अपनी लंबाई को कम करने की कोशिश करेगी। आपने इसको दबा दिया, ये अपनी लंबाई को बढ़ाने की कोशिश करेगी, क्योंकि आना तो उसको साम्य दूरी में है। ठीक है, तो ये इनका मॉडल था। चलो तो देखो क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक पदार्थ के अणुओं से मिलकर बने होते हैं। प्रत्येक पदार्थ, ठोस के अणु अंतराण्विक बलों के कारण अपनी निश्चित दूरी में बने होते हैं, तो इनकी अणुओं के बीच की जो दूरी है उसको साम्य दूरी बोलते हैं, जिनमें लगने वाला बल 0 होता है। जब अणुओं के मध्य की दूरी साम्य दूरी से अधिक होती है, स्ट्रेच करने वाला केस, तो अणुओं के मध्य आकर्षण बल होता है। जब तुमने उसको खींचा तो आकर्षण बल से वापस पास आने की कोशिश करेगी।
जब तुमने दबाया तो प्रतिकर्षण बल से दूर जाने की कोशिश करेगी, सिंपल, ये लिखा है इसमें। और जब अणुओं के मध्य की दूरी को साम्य दूरी से कम करते हैं, प्रतिकर्षण लगा, दूर जाएगी यार, ठीक है। चलो, इस प्रकार ठोस के अणु अंतराण्विक बलों द्वारा इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं जैसे कि उनको स्प्रिंग से अपन ने अटैच कर दिया हो। और पहली बार इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? पहली बार इनकी डिस्कवरी करी थी हुक भाई साहब ने। बोले भाई ये मॉडल है, इस तरीके से हमारे किसी भी सॉलिड में, किसी भी ठोस में अणु व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है, उन्होंने ऐसा बताया। और ये डायग्राम इस तरीके से बना लिया भाई, ये ऐसा हमारा जो भी सब्सटेंस है या जो भी सॉलिड है वो इस तरीके से रहता है, ठोस इस तरीके से रहता है। और ये बॉल किसको बता रहे? अणुओं को, और जो स्प्रिंग है उनके बीच की साम्य दूरी को बता रही है, ठीक है। तो आई होप सबको ये मॉडल क्लियर हो गया होगा। बाकी प्रत्यास्थता का गुण वही है जो हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। थ्योरी तुम लोगों के लिए इतनी भर भर के लिखता हूं मैं तो, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेना आराम से इस वीडियो पॉज करके, वैसे मैंने सब बोल दिया है ना। चल अब अपन बात करते हैं प्रतिबल और विकृति के बारे में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है। तो पहले अपन स्ट्रेस यानी प्रतिबल के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो क्या होता है, जब आप किसी वस्तु पे बल लगा रहे हो ना, तो उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आपने जितना बल लगाया प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, जरूरी नहीं है वो बल उसके लंबवत, वो बल कैसे भी लग सकता है, ठीक है। उसकी स्पर्शिका में लगा सकते हो, लंबवत लगा सकते हो, या किसी और डायरेक्शन में लगा सकते हो। लेकिन अगर आपने वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पे कोई बल लगाया है तो उसको अपन बोलेंगे प्रतिबल, यानी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। सर एकांक क्षेत्रफल क्या होता है? सर गाना गा रहे हो सर, एकांक क्षेत्रफल। तो देखो, एकांक क्षेत्रफल का मतलब होता है आपने जो वायर ली है उसका एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, उसको अपन बोलते हैं एकांक क्षेत्रफल। मतलब वायर भले कितनी मोटी हो, भले मान लो वायर 2 मिलीमीटर स्क्वायर मोटी, पर मैं तो बल उतने पे देखूंगा जितना किस पे लग रहा हूं, 1 मिलीमीटर स्क्वायर। या मान लो वायर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर मोटी है, वैसे तो बहुत ज्यादा हो गई, तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर मोटी वायर है, तो मैं तो बल देखूंगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितना लग रहा है, ठीक है। यानी मुझे एक जो इकाई, जो भी उसका क्षेत्रफल है उस पे लगने वाले बल से मतलब है। और वो क्षेत्रफल मिलीमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में, किसी पे भी हो सकता है, लेकिन लगाना एक यूनिट पे, ठीक है। तो साम्यावस्था में वस्तु के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है, जो प्रतिक्रियात्मक बल, ध्यान रखना यहाँ पे जो अपन बल ले रहे हैं कौन सा बल है? प्रतिक्रियात्मक बल यानी प्रत्यानयन बल। हमने जो बल लगाया उससे मतलब नहीं है, बल किससे मतलब है? जो उसने लगाया तो मेरे अपोजिट और मेरे इक्वल, लेकिन लेना कौन सा है? जो उस वस्तु ने प्रत्यानयन बल लगाया, ठीक है। तो वस्तु के द्वारा लगाया गया एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया प्रत्यानयन बल जो होता है उसको अपन प्रतिबल बोलते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन इसमें अपन लिख दी। अब जब हम किसी चीज को डिवाइड बोलते हैं ना, एकांक क्षेत्रफल, एकांक लंबाई, ये एकांक जा जाए तो वो चीज किस में चली जाती है? डिवाइड में। तो हम क्षेत्रफल से डिवाइड करेंगे। और बल के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका फॉर्मूला बन गया F/A। इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, तो सिग्मा हमारे पास हो गया F/A के, ठीक है बच्चों। ये जो मैंने लिखा है सिंबल को अपन बोलते हैं सिग्मा, सिग्मा नहीं सिग्मा, ये वही वाला सिग्मा जो ऐसा भी बनाते थे ना तुम। हाँ, ये भी सिग्मा ही होता था, ये भी सिग्मा ही है, आधा, ठीक है। अच्छा, मात्रक के बारे में बात करते हैं तो आसान है यार। बल का न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। सर विमा, इसमें तो सब मास्टर हो। बल का m1 L1 T-2, क्षेत्रफल का L2। m का कोई भाई नहीं है, छोड़ दो। L का भाई है ये रहा 1, और ये माइनस का ऊपर गया, माइनस का 2, 1 में से 2, 1 - 2, माइनस का 1, और T-2, ये आ गया हमारा उत्तर, बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। चलो आगे चलते हैं। अब अपन बात करते हैं प्रतिबल होता कितने तरीके का। तो प्रतिबल 3 तरीके का होता है, अनुदैर्ध्य, आयतन, और थर्ड हमारा होता है अपरूपक, ठीक है। 3 तरीके का हमारा प्रतिबल होता है। देखो, अनुदैर्ध्य प्रतिबल जिसको अपन बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, फिर हमारा आयतन प्रतिबल यानी हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, और लास्ट में हमारा अपरूपक या स्पर्शीय जिसको अपन बोलते हैं टेंजेंशियल या फिर शेयर स्ट्रेस, ठीक है। अपरूपक याद रखिएगा क्योंकि हर जगह यही चलेगा आगे, ठीक है। 3 हो गया, अनुदैर्ध्य, फिर हमारा हो गया आयतन, और लास्ट में हमारा हो गया अपरूपक,
ठीक है, इंग्लिश में उसको बोलते हैं शेयर स्ट्रेस, शेयर वाला शेयर नहीं, मार्केट वाला शेयर नहीं। चलो अपन बात करते हैं अब अनुदैर्ध्य प्रतिबल के बारे में। तो कुछ भी नहीं यार, वायर ली, उसको खींच दिया, खींच से लंबाई बढ़ गई। तो यानी अगर आपने वस्तु पे जो बल लगाया है, अगर वो उसकी लंबाई को चेंज कर दे, उसकी लंबाई को बढ़ा दे, घटा दे, कुछ भी कर दे, तो जो आपने प्रतिबल लगाया उसको हम बोलते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, नाम से समझ आ रहा है। ठीक है, जब प्रतिबल वस्तु की सतह के लंब रूप में होता है तो उसे अनुदैर्ध्य प्रतिबल बोलते हैं। यानी बेसिकली बस उसकी लंबाई चेंज करनी है। ठीक है, और उसकी लंबाई की अनुदिश लगना चाहिए। जैसे वायर है, ऐसे लटकी हुई है, ऐसे खींचा है ना, या स्प्रिंग को ऐसे खींचा है ना, या रबर बैंड को ऐसे खींचा, वो सब क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस यानी अनुदैर्ध्य प्रतिबल। ठीक है, फॉर्मूला में कोई ऐसा कुछ खास रखा नहीं है, कुछ नहीं, वही सेम फॉर्मूला लगेगा यार, F/E लगेगा, तो घबराने वाली बात नहीं है। तो इसका मैं आपको बता देता हूँ, F/E होता फॉर्मूला, कुछ अलग नहीं होता। हाँ, पाया सिर्फ ठोसों में जाता है, सॉलिड्स होता है ना उसी में होता है, लिक्विड और गैसेस में नहीं होगा, द्रवों में नहीं होगा ये। ठीक है, उनमें नहीं होता। जब किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में से किसी एक विमा में चेंज आ जाता है तो उसके अंदर उत्पन्न प्रतिबल को अपन अनुदैर्ध्य प्रतिबल बोलते हैं। मैंने आपको बता दिया। ठीक है, लंबाई चेंज कर दो, चौड़ाई चेंज कर दो, उसकी ऊंचाई चेंज कर दो, कुछ भी चेंज कर दो, वो कौन सा बल होगा, वो होगा आपका अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है, जैसे आपके पास मान लो कोई मोटी सी पतली सी प्लेट थी, आपने दबा के चपटा कर दिया, मार के चपटा कर दिया, क्या हुआ, वो जो लगा ना वो अनुदैर्ध्य प्रतिबल ही था। ठीक है, पर उसमें परमानेंटली बेचारी डिफॉर्म होगी। अब ये जो है दो तरीके का हो सकता है भाई, या तो किसी की लंबाई को बढ़ाओगे या तो किसी की लंबाई को कम करोगे। तो हमने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक हो गया तनन, जिसको अपन बोलते हैं टेंसाइल, और एक हो गया हमारे पास संपीड़न, जिसको अपन बोलते हैं कंप्रेसिव। नाम से समझ रहा है, तनन लंबाई बढ़ानी है, ठीक है, यानी टेंसाइल, और संपीड़न में लंबाई को घटाना है, सिंपल। ठीक है, नाम से सारी चीजें समझ आ जाएगी आपको। देखो, तनन प्रतिबल वस्तु की लंबाई में वृद्धि से उत्पन्न होने वाले अनुदैर्ध्य प्रतिबल को तनन अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। जो मैंने बोला वो लिखा है। ठीक है, तो ये देखो, जैसे आपने लिया सिलेंडर जैसी वायर, खींच दिया, उसको खींचा तो है ना, इसने अंदर की तरफ जो बल लगाया, ध्यान रखना आपने बाहर की तरफ बल लगाया, लेकिन प्रतिबल किसके अंदर लेते हैं अपन, प्रत्यानयन बल जो लगता है। तो इसने अंदर की तरफ जो बल लगाया, सेम जो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लग गया। तो देखो आप, लंबाई बढ़ गई थोड़ी सी पहले के कंपैरिजन में। ठीक है ना, ऐसे लंबाई बढ़ गई। तो यहाँ पे लंबाई बढ़ गई, इसका मतलब तनन। यहाँ पे लंबाई घट गई, देखो दबाया तुमने, दबा दे क्या हुआ, इसने बोला मैं तो बाहर लगाऊंगा बल। ठीक है, इसके द्वारा एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा संपीड़न प्रतिबल बोल दो या संपीड़न अनुदैर्ध्य प्रतिबल बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। चलो अब चलते अपन नेक्स्ट पे, वो है आयतन प्रतिबल। अब नाम से समझ आ रहा है, ध्यान रखना, ये आयतन सिर्फ कम करता है, बढ़ाता नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने किसी वस्तु पर बल लगाया और उसका आयतन कम हो गया तो उसको अपन बोलते हैं आयतन प्रतिबल। ये जनरली कब लगता है, जो आप किसी चीज को पूरी तरीके से किसी लिक्विड में, किसी भी लिक्विड में, लिक्विड का मतलब सब हो गया, वो उसमें गैसेस भी आ गई, उसमें मतलब जो हमारे आसपास द्रव थे वो सब आ गया उसमें। तो जब आप किसी भी लिक्विड में, ठीक है, आप जब डालते हो किसी भी चीज को, लिक्विड या फ्लूइड बोल दो आप, फ्लूइड ज्यादा बेटर वर्ड है, तरल, तो आपने किसी वस्तु में को ऐसे डाला तो उसने चारों तरफ से ना बल लगाया उसके ऊपर, एकांक क्षेत्रफल पर जो लगाया, उससे उसका आयतन कम हो गया, पिचक गया वो। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, आयतन प्रतिबल। जैसे मेरे आसपास क्या है, एयर है, मुझे पता है वो मेरे को दबाने की कोशिश कर रहा है, मेरे को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मेरे को पता है मेरी जो अंदर से जो मेरी जो शिराएं धमनियां, उनमें से जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो तो बाहर की तरफ धक्का दे रहा है, तो बैलेंस्ड हूं मैं, लेकिन गलती से मेरे अंदर से लगने वाला बल कम हो गया तो मैं पिचक जाऊंगा। ठीक है, पिचकने वाला पूरा नहीं पिचकूंगा। ठीक है, ब्लड नाक वाक से बाहर आने लग जाएगा, सबको पता होगा, ऊंचाई पे जाने पर ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ आप पानी के अंदर चले जाओ, है ना, स्विमिंग सूट पहन के जाना पड़ता है, नहीं तो क्या होता है, ऐसा फील होता है बहुत ज्यादा हैवी सा। ठीक है, तो वहाँ पे स्विमिंग सूट अपन नहीं पहन के जाए और बहुत गहराई में चले जाए तो बेटा बहुत अच्छा फील होगा फिर तुम्हें, क्योंकि बाहर से दाब हमारे पास बहुत ज्यादा लग रहा है। अब यहाँ मैंने दाब क्यों यूज करा, कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल है, लेकिन दाब और प्रतिबल में डिफरेंस होता है, वो बाद में देखेंगे। चलो यहाँ पे आते हैं वापस। जब आप किसी
अधिक दाब के किसी द्रव के अंदर एक ठोस गोला रखते हो तो वो चारों तरफ से उसको दबाने की कोशिश करती है। ये देखो, ये आपका कंटेनर, इसमें भरा हुआ है पानी या कोई भी लिक्विड, जरूरी नहीं है, ये नीला नीला पानी, और इसमें डाल दिया गोला। गोला डालते ही ये इसके ऊपर हर तरफ से बराबर ऐसे बल लगाएगा, और जो लगाया इसकी वजह से इसका आयतन क्या हो गया, कम हो गया। इसने जो हर तरफ से दाब इसके ऊपर बल लगाया ना, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो इसने बल लगाया उसको अपन क्या बोलते हैं, आयतन प्रतिबल, जिससे इसका आयतन कम हो गया। ठीक है। द्रव द्वारा लगाया गया बल पिंड के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु के अभिलंबत होता है। ठीक है, तो यहां पर हम प्रतिबल की जगह दाब वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे प्रतिबल की जगह दाब भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि दाब भी वस्तु के लंबवत ही लगता है, और ये दाब भी लग रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है कि हमेशा कैसे लगता है, वस्तु के अभिलंबत। बाकी सब में ऐसी कोई कंपल्सन नहीं थी। ऐसी स्थिति में पिंड को जलीय संपीड़न की स्थिति में कहा जा सकता है। पिंड के अंदर आंतरिक प्रत्यानयन बल उत्पन्न हो जाता है, जो द्रव द्वारा लगाए गए बल के बराबर होता है, लेकिन विपरीत होता है। इस स्थिति में पिंड के एकांक क्षेत्रफल पर आंतरिक प्रत्यानयन बल को वही जलीय या फिर आयतनीय प्रत्यानयन उस प्रतिबल बोलते हैं। ठीक है, तुमने दबाने की कोशिश करी, लिक्विड ने दबाने की कोशिश करी, तो वस्तु ने अंदर से लगा लिया, बोले मैं अपने आप शेप नहीं करने चेंज कर दूंगी, तो उसने अंदर की तरफ से लगाया, तो उसने जो एकांक क्षेत्रफल पे बल लगाया उसको अपन क्या बोलते हैं, आयतन प्रतिबल। पर ध्यान रखना, बस यहाँ पे अपन वस्तु के आयतन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं अपन अपरूपण या फिर स्पर्श रेखीय। जेली तो सबने खाई होगी, है ना, देखी होगी, और जेली कैसे हिलती रहती है, है ना, ऐसे रख दो आप, हिलती रहेगी। ठीक है, यहाँ वो फिजिक्स की मोटी सी बुक, उसको थोड़ा सा ऐसे फोर्स लगाओ, कैसे उसका शेप चेंज हो जाता है। तो आपने जो इस तरीके से बल लगाया है ना, और उसने उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो बल लगाया उसको अपन बोलते हैं स्पर्श रेखीय, क्योंकि आप स्पर्श रेखा में बल लगाए हो। जेली लो, ऊपर से थोड़ा सा बल लगाओ, टिल हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी, है ना। जैसे ही जेली है, जेली या बुक जो भी आप लेना चाहो, ठीक है, आपने ऐसे बल लगाया, ऐसा शेप चेंज हो गया उसका, इसको अपन बोलते हैं स्पर्श रेखीय या फिर अपरूपण प्रतिबल। क्यों? क्योंकि आपने स्पर्श रेखा में लगाया। ठीक है, चलो एक बार इसकी भी थ्योरी देख लेते हैं, क्या लिखी है भाई। जब किसी वस्तु पर बाह्य विरूपक बल आधार को स्थिर रख के उस आधार के समांतर लगाया जाता है, ध्यान रखना इसमें बेस जो है ना वो फिक्स होता है, चिपका हुआ रहता है जमीन से, और आप उस सरफेस के, उस सतह के समांतर वाली सरफेस पे जो है कैसा बल लगाते हो, एक स्पर्श के बल लगाते हो उसके समांतर वाली फलक पे, तो वो विस्थापित हो जाती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, इसका नाम पड़ा हमारा स्पर्श रेखीय प्रतिबल। ठीक है, प्रत्यारोपित स्पर्शी बलों के कारण एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न प्रत्यानयन बल, सेम सब कहानी है ना, आपने जो बल लगाया उसके विरोध में ही प्रत्यानयन बल लगा रही है, एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न होने वाला प्रत्यानयन बल। ठीक है, सब में कहानी सेम है, कुछ अलग नहीं है। इसके कारण किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन या ऐंठन उत्पन्न हो जाती है, लेकिन आयतन नियत रहता है, ये चीज ध्यान रखना। जैसे आपने जेली ली, उसका आयतन थोड़ा चेंज हो जाएगा, पहले वाले केस में आयतन चेंज हो रहा था, उससे पहले वाले केस में भी आयतन चेंज नहीं होता, आप चाहे उसको खींचो चाहे दबाओ उसका आयतन चेंज नहीं होता। रबड़ बैंड को खींचा पतला हो जाएगा लेकिन आयतन चेंज नहीं होगा, तो इसमें भी आयतन चेंज नहीं होता। ठीक है, चलो हाँ जी, ये रहा डायग्राम, एनसीईआरटी से चुराया हुआ, फिजिक्स की बुक में उन्होंने ऐसे बोला ऊपर से बल लगाए हैं आप, लगाते, अपनी तो पतली सी है, ज्यादा मोटी नहीं है, वो मोटी मोटी बुकें जो आती हैं कॉलेज वॉलेज में देखी होगी तुम्हें, ऊपर से बल लगाओ ऐसे टिल्ड हो जाती है। ठीक है, बल हटाते वापस आ जाती है। जो आपने इस तरीके से बल लगाया है वो कौन सा है, वो आपका अपरूपण प्रतिबल या फिर स्पर्श रेखीय प्रतिबल, टेंजेंशियल। ठीक है, इसका नाम क्या है, टेंजेंशियल स्ट्रेस। हाँ जी, जो मैं आपको बोल रहे थे कि दाब और प्रतिबल में क्या अंतर होता है। देखो पहली बात, दाब जो होता है वस्तु के हमेशा लंबवत लगता है ना, दाब के लिए कंपलसरी कि बल जो है वस्तु के लंबवत लगना चाहिए, लेकिन प्रतिबल के लिए कतई कंपलसरी नहीं है, आप उसकी स्पर्शिका में लगाओ, उसके लंबवत लगाओ, कहीं लगाओ, क्या फर्क पड़ना है। फर्स्ट वाले केस में लंबवत लगाया था, सेकंड में लंबवत लगाया था, थर्ड वाले में तो स्पर्शिका लगाया था, तो प्रतिबल किसी भी दिशा में लग सकता है। हाँ, दाब की प्रकृति हमेशा संपीड़ित करने की होती है, चीजों को पिचकाने की होती है ना, दबाती है वो, लेकिन जो आपका प्रतिबल है वो वस्तु की स्थिति, मतलब उसकी आकार को बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है, संपीड़ित भी कर सकती है और खींच के लंबा भी कर सकती है। जैसे वायर को खींचा, लंबा हो गया, ठीक है ना,
दबाया, पिचक गया, संपीड़ित हो गया। तो इसमें संपीड़न भी संभव है और तनन भी संभव है, लेकिन इसमें सिर्फ क्या होगा, संपीड़न। एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने डाल दिया 2 पॉइंट्स में। ठीक है, तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। चलो आगे चलते हैं। तो स्ट्रेस से पाला खत्म हुआ, पाला जो पड़ा हुआ था वो खत्म हो गया। अब अपन पढ़ रहे हैं विकृति, जिसको अपन बोलते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या चीज होती है भाई? सिंपल सी चीज है, बिल्कुल फर्जी। देखो मैं बताता हूँ आपको। देखो ये आपकी वायर थी, मानो वायर की लंबाई कितनी, मान लो 2 मीटर की, 2 मीटर लंबी वायर है। खींचते ही मान लो इसकी थोड़ी सी लंबाई बढ़ गई। कितनी लंबाई बढ़ी भाई? मान लो 0.02 मीटर बढ़ गई, यानी 2 सेंटीमीटर बढ़ गई। तो आपकी जो लंबाई बढ़ी ना, यानी 0.02, आप उसको 2 से डिवाइड कर दो। जो आंसर आएगा वो बताता है विकृति। सर ये विकृति निकालती क्यों है? हमें पता पड़े कि वो प्रारंभिक लंबाई से कितनी बड़ी है, कितनी छोटी हुई है। सब इसको सॉल्व करो जरा। ये 100 नीचे आया सर, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया सर, 1/100 आया। और अगर मैं इसको परसेंटेज में चेंज करूं तो मैं लिखूंगा 1%। तो ये हमें क्या बता रहा है कि वस्तु की लंबाई प्रारंभिक लंबाई की 1% बढ़ गई। तो विकृति किस काम आती है? ये पता करने के लिए कि वो प्रारंभिक लंबाई से या प्रारंभिक शेप से कितना चेंज हुई है। ठीक है, तो विकृति हम निकालते हैं कि पहले जो उसकी विमा जो चेंज हुई उसको ऊपर रखो, और जो उसकी प्रारंभिक विमा थी, अब उसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, आयतन हो, कुछ भी हो, जो अभी चेंज हुआ वो ऊपर, और जो वास्तविक था उसको नीचे रख दो। बस इतना सा करना है अपने को। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया होगा कि हम निकाल क्यों रहे हैं। तो देखो, बाह्य बलों के कारण वस्तु की प्रति एकांक विमा में होने वाले परिवर्तन को, ठीक है, मतलब जो परिवर्तन है उसको ऊपर, जो वास्तविक था नीचे। जैसे जितने मार्क्स आते ऊपर, जितने में से आते नीचे, ऐसे निकालते हो ना, परसेंटेज 100 से गुणा करते हो, वैसे ही करना। ठीक है, हाँ जी, ऊपर लिखा हमने परिवर्तन लंबाई में, नीचे भी लिखा परिवर्तन, मतलब नीचे लिखा वास्तविक। जैसे ऊपर भी था 0.02, अभी जो एग्जाम्पल दिया, नीचे भी था 2 मीटर, मीटर से 2 मीटर कट गया। इसका मतलब ये ना तो इसका कोई मात्रक होगा, ना तो इसकी विमा होगी, तो ये मात्रकहीन और विमाहीन होती है। ठीक है, तो देखो ये लिखा है मात्रकहीन विमाहीन होती है। 3 तरीके की होती है भाई, जैसे प्रतिबल 3 तरीके का था ना, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग विकृति भी 3 तरीके की, और प्रत्यास्थान गुणांक भी 3 तरीके का होगा, आगे पढ़ेंगे। तो देखो वहां पे पढ़ा था ना अनुदैर्ध्य प्रतिबल, यहां पे पढ़ दिया अनुदैर्ध्य विकृति। वहां पे क्या पढ़ा था? आयतन प्रतिबल, आयतन विकृति। ठीक है, वहां पे क्या पढ़ा था? वहां पे हमने पढ़ा था लास्ट में अपरूपण प्रतिबल, यहाँ पे अपरूपण विकृति। देखो सेकंड वाला आया आयतन विकृति, थर्ड वाला क्या आएगा? देखो अपरूपण विकृति। मैंने बोला था ना, एक चीज याद रख लो, तीनों इसके कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, चलो एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। तो अनुदैर्ध्य विकृति, या तुम ही बता दो। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल जो दिया वो अनुदैर्ध्य विकृति का ही तो था। लंबाई में जितना चेंज आया उसको ऊपर रखो, जो वास्तविक लंबाई थी नीचे रखो, अनुदैर्ध्य विकृति निकल गई। तो देखो मैं तो आपको सीधा फॉर्मूला बताता हूं। हाँ जी, वस्तु की लंबाई में परिवर्तन जिसको अपन बता रहे हैं डेल एल से, मैं पहले ही बता दूं एनसीईआरटी ने इसको स्मॉल एल से बताया है, वास्तविक लंबाई को कैपिटल एल से बताया है, मैंने परिवर्तन को डेल एल से और वास्तविक लंबाई को एल से बताया। ठीक है, मेरे से कैपिटल स्मॉल में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, इसलिए इसको मैंने लिख रहा हूं डेल एल और इसको मैं लिख रहा हूं एल। अब आपको जचे तो स्मॉल बनाओ, को जचे तो कैपिटल बनाओ। ठीक है ना, डेल एल परिवर्तन बता रहा है और एल वास्तविक, इन दोनों का अनुपात अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है, देखो जैसे हीरा, ये तुम्हारा सिलेंडर था, मतलब एक वायर थी, खींच दिया तुमने, खींच दिया तो बड़ा हो गया, बड़ा होकर चेंज कितना आया? डेल एल। तो डेल एल रखो ऊपर, एल को रखो नीचे, जो भी किया था 0.02/2 वही कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, तार को उसकी लंबाई के अनुदिश खींचने पर उसकी लंबाई तो बढ़ती है परंतु उसका व्यास घटता है। लगाए गए बल की दिशा के लंबवत एकांक लंबाई में उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को पार्श्विक विकृति या फिर लेटरल स्ट्रेन बोलते हैं। बेटा ये वाली बात लेटरल स्ट्रेन क्या होता है ये अपन पढ़ेंगे थोड़ा आगे, जब अपन पावर्स अनुपात पढ़ेंगे ना, वैसे तो पाइजन रेशो बोलते हैं उसको, लेकिन हिंदी में वो पावर्स अनुपात लिखा है, वो जब पढ़ेंगे तब ये डिटेल में समझ आएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल को अभी अपन स्किप करते हैं। बाकी मैंने आपको बता ही दिया, वायर को खींचा, वो भी एक एग्जाम्पल ही है इसका। चलो अब आयतन विकृति के बारे में बात करते हैं। अब देखो तुम खुद ही बोलोगे सर आयतन में परिवर्तन ऊपर, वास्तविक आयतन नीचे, तो डेल वी बटा वी हो गया सर।
तो देखो हम तो सीधा फॉर्मूले पे आते हैं। डेल वी बटा डी। सर ये माइनस का साइन क्यों आया? अरे भाई आयतन कम हुआ ना भाई। मान लो पहले आयतन था किसी बॉल का 20 सेंटीमीटर क्यूब, अभी घट के हो गया, दबाया ना तुमने उसको, घट के हो गया 18 सेंटीमीटर क्यूब। क्या लिखोगे? अंतिम माइनस प्रारंभिक। अंतिम कितना? 18। प्रारंभिक कितना सर? 20। माइनस किया, -2 आया सर। ठीक है, इसका मतलब इसमें माइनस का साइन क्या बता रहा है? माइनस का साइन यानी माइनस का चिन्ह बता रहा है हमें कि आयतन में कमी हुई है। ठीक है, तो वही सेम फॉर्मूला इसका भी, कुछ नहीं है, डेल वी बटा वी, लेकिन नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? आयतन में कमी हुई है। तो देखो लिखा ही है हमने, तो लिख ही दिया, मतलब हटा दूं मैं इसको, है ना। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह आयतन में कमी को व्यक्त करता है। ठोस एवं द्रवों में आयतन विकृति बहुत कम होगी, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यार, आयतन विकृति कम क्यों होगी? क्योंकि वो दबते ही नहीं बेचारे, जबकि गैसों में बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा ठोस अगर होंगे उनको दबाना ऑब्वियसली बहुत मुश्किल होगा, तो उनके लिए आयतन विकृति तो लगभग ना के बराबर ही है। और गैसों के बारे में बात करो तो आराम से कंप्रेस हो जाती, दब जाती है। ठीक है, तो उनके लिए आयतन विकृति काफी ज्यादा होगी। ये देखो ये रहा एनसीईआरटी का डायग्राम। बॉल लिया, आयतन वी था, दबा दिया, डेल वी हो गया। ठीक है, चेंज डेल वी, है ना। चलो अपन बात करते हैं अपरूपण विकृति को। इसको थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा क्योंकि बाकी दोनों से थोड़ी सी अलग है। ठीक है, कैसे देखते हैं? हाँ जी, देखो जैसे हमारे पास एक ये हमने ले लिया, मान लो भाई क्यूब बोले तो घन। तुमने बल लगाया कैसे? ऐसे बल लगाया तो देखो उसका ऐसे शेप चेंज हो गया, है ना, ऐसे शेप चेंज हो गया ना, थोड़ा टिल्ड हो गया, ऐसे देखो, ऐसे जैसे झुक गया वैसे। तो देखो ये जो कोण यहाँ पे बन रहा है ना, अभी के लिए अगर इस कोण को मैं फाई मान लूं, ये जो लंबाई थी इसको एल मान लो, और इसमें जो चेंज आया ना, ये वाला जो चेंज आया इसको मैं डेल एक्स बोल दूं, तो देख रहा है सबको, एक राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज, ये हमारे पास कितना है? डेल एक्स। ये कितना है? एल। ये कितना है? फाई। तो भाई डेल एक्स और एल में वो चाहिए, संबंध चाहिए, तो 90 के सामने वाला कर्ण, थीटा के सामने वाला लंब और आधार में रिलेशन कौन देता है? भाई tan थीटा। यहाँ पे हमारे पास आ गया tan फाई बराबर डेल एक्स बटा एल। यही हमारी अपरूपण विकृति। लेकिन जो फाई है ना, जो थीटा है ना, बहुत छोटा होता है, कोण बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो अगर बहुत छोटा हो ना फिजिक्स में कोण, ध्यान रखना कोण किस में लिया अपन ने? ध्यान रखना अपने को रेडियन में लेना है, डिग्री में नहीं, रेडियन में। तो अगर आपका थीटा बहुत छोटा है, चलो थीटा ही लिख देते हैं, फाई जो भी आप लिखना चाहो। ठीक है, तो अगर थीटा बहुत छोटा होता है फिजिक्स में, तो tan थीटा का लगभग मान थीटा के बराबर, और sin थीटा का लगभग मान थीटा के बराबर, और cos थीटा का लगभग मान 1 के बराबर। आप खुद कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो, पर ध्यान रखना सिर्फ तभी वैलिड होगा जब आपका कोण रेडियन में हो, अगर डिग्री में है तो नहीं चलेगा। ठीक है, आप बोलो सर साइन 1 डिग्री का मान सर 1 के बराबर होता है, तो मैं बोलूंगा गलत है, क्योंकि डिग्री में नहीं चलेगा। हाँ, अगर मैं ऐसा बोलूँ ना कि सर साइन 0.01 रेडियन का मान कितना होगा, मैं बोल दूंगा 0.01। ठीक है, कि कोण छोटा होने पर उनका मान लगभग कोण के बराबर हो जाता है। तो इस केस में इसका फॉर्मूला बन गया फाई बराबर डेल एक्स बटा एल। तो इसमें फॉर्मूला अलग था, इसलिए मैंने आपको बोला था थोड़ा अच्छे से पढ़ना। बाकी दो में कुछ भी नहीं है, डेल एल बटा एल, डेल वी बटा वी विद नेगेटिव साइन। क्यों? आयतन कम हो रहा है। ठीक है, चलो आई होप सबको यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। चैप्टर का एक पार्ट जो था हमारा, जो विकृति था और जो प्रतिबल था, वो अपन ने खत्म कर लिया, स्ट्रेस और स्ट्रेन को खत्म किया। अब अपन चल सकते हैं हुक के नियम पे। तो देखो भाई हुक का नियम क्या है हमारा, ये रहा। तो हुक भाई साहब ने क्या बोला? हुक भाई साहब ने बोला कि बोले तुम लगाओ प्रतिबल, ठीक है, तुमने बल लगाया, विरूपक बल, उसने अंदर से बल लगाया, तो जितना ज्यादा प्रतिबल लगेगा विकृति उतनी ज्यादा होगी। जितना ज्यादा तुम बल लगाओगे ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट उतना ज्यादा डिफॉर्म होगा, उतना ज्यादा वस्तु में विकृति आएगी। तो उन्होंने बोला कि प्रतिबल विकृति के सीधे समानुपाती होता है, लेकिन मेरा ये लॉ तब कब वैलिड है? जब आप किसके अंदर हो? प्रत्याशा सीमा के अंदर हो। यानी ऐसे नहीं तुम लगाए जा रहे हो, शेप चेंज हो गया तो मेरा लॉ थोड़ी ना वैलिड रहेगा। तो मेरा लॉ कब तक वैलिड है? जब तक तुम प्रत्याशा सीमा के अंदर हो, मतलब बल हटाने पे वो वापस प्रारंभिक स्थिति में आ जाए। उन्होंने ऐसा बोला।
तो प्रत्यास्था सीमा के अंदर अंदर प्रतिबल विकृति के सीधे समानुपाती होता है। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं सर, कि सर जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं ना तो एक नियतांक आता है। यहाँ पे जो नियतांक आता है हमारे पास ई, ठीक है ना, ई को अपन बोलते हैं प्रत्यास्था गुणांक, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं इंग्लिश में इसको। तो जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है यानी प्रत्यास्था गुणांक है, डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ लेते हैं, यानी हमारा प्रतिबल विकृति वक्र। उससे पहले एक चीज और यहाँ पे, वैसे तो हम आगे और देखेंगे, क्योंकि प्रतिबल और विकृति जो एक दूसरे के सीधे समानुपाती है, तो हुक के नियम के अनुसार दोनों में जो लाइन ड्रॉ होगी वो कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन, यानी एक सीधी सरल रेखा। और इसका जो ढाल है ना, ढाल कैसे निकालते हैं अपन, टेन थीटा से। उसका टेन थीटा में क्या देगा, प्रतिबल और बटा विकृति, यानी हमें क्या देगा वो प्रत्यास्था गुणांक, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, प्रतिबल ऊपर विकृति नीचे, हमें क्या देगा प्रत्यास्था गुणांक। डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी, एक स्लाइड में लिखा हुआ है। ठीक है, चलो तो अपन बात करते हैं हमारे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व यानी हमारे प्रतिबल विकृति वक्र के बारे में। ठीक है, चलो तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिबल विकृति वक्र। देखो क्या है भाई, क्या करने वाले अपन, हम लेंगे एक वायर और क्या करेंगे, वायर पे लगाएंगे अपन बल। ठीक है, ऐसे वायर को ना खींचेंगे, उसके ऊपर खूब बल लगाएंगे, बल लगा के उसको खींचने वाले अपन और देखते हैं क्या होता है वायर के साथ। ठीक है, तो हमने देखा यार लगा रहे हो, तो जैसे जैसे पहले हुक के नियम की पालना पड़ी, वायर खींचा वापस प्रारंभिक स्थिति, वायर खींचा प्रारंभिक स्थिति में आ गया। तो आप धीरे धीरे प्रतिबल बढ़ाते जा रहे हो और ये हुक के नियम की पालना कर रहा है, प्रत्यास्था सीमा के अंदर है, बल हटाने पे वापस प्रारंभिक स्थिति प्राप्त कर लेता है, फिर एक पॉइंट पे पहुंचता है। ये पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर ए। इस पॉइंट को अपन बोलते हैं आनुपातिक सीमा, मतलब जहां तक ये हुक के नियम की पालना कर रहा है। तो ओ से ए तक ये हुक के नियम की पालना कर रहा है, तो ओ से ए तक हुक के नियम की पालना हो रही है, यानी प्रतिबल विकृति के सीधे समानुपाती है। ठीक है ना, लग रहा है यहां पे। ठीक है, इसके बाद क्या होता है सर, इसके बाद हम देखते हैं बहुत थोड़ा सा प्रतिबल, देखो प्रतिबल पहले से कम हो गया, इतना ज्यादा नहीं लगाया, लेकिन फिर भी विकृति ज्यादा आ गई, लेकिन वस्तु प्रत्यास्था सीमा के अंदर ये बल हटाने पे वापस प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है, लेकिन पहले से कम बल लगाया, देखो पहले से कम प्रतिबल बल लग रहा है, देखो स्ट्रेट जाता तो ऊपर होता, पहले से कम प्रतिबल लगाया, विकृति ज्यादा हो गई, लेकिन प्रत्यास्था सीमा के अंदर ही है। तो हम एक पॉइंट पे पहुंचे, पॉइंट का नाम था पॉइंट नंबर बी। इस पॉइंट नंबर बी को अपन बोलते हैं पराभव सामर्थ्य। ठीक है ना, यह इसका एक और नाम है बच्चों, इसका एक और नाम है प्रत्यास्था सीमा, इसका नाम है प्रत्यास्था सीमा। तो ये प्रत्यास्था सीमा का मतलब क्या है कि भाई यहां तक तो ओ से लेके ए तक तो अगर तुम प्रतिबल लगाते हो, बल हटा लेते हो, प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगी, लेकिन तुमने और ज्यादा खींच दिया बी से, तो अब परमानेंटली डिफॉर्मेशन चालू हो जाएगा, यानी ओ से लेके ए तक वो प्रत्यास्था सीमा के अंदर है, मतलब प्रारंभिक स्थिति में आ सकती है। लेकिन अगर आपने उसके ऊपर और बल लगाया, बल लगाते आप देखोगे बहुत कम बल लगाने के बाद विकृति ज्यादा हो रही है, अगर आपने बल हटा भी दिया ना तो कुछ ना कुछ परमानेंटली डिफॉर्मेशन उसमें वो हो जाएगा। तो बी से लेके डी पॉइंट तक ऐसा चलता है, और ये जो रीजन है ये हमारा प्लास्टिक रीजन, ठीक है ना, प्लास्टिक क्षेत्र बोलते हैं, बी से लेके डी तक के क्षेत्र को बोलते हैं प्लास्टिक क्षेत्र। मतलब यहां पे हमारा क्या हो जाता है, वो हमेशा के लिए परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है, हमेशा के लिए वो वस्तु विरूपित हो जाती है। ठीक है ना, जैसी वैसी हो जाती है। तो यहां पे हमने बी से डी के बीच में एक रेंडमली कोई भी पॉइंट ले लिया, मैंने बोला सी एक पॉइंट है, मैंने बोला यहां से बल हटा दिया भाई, बल क्या कर दिया जीरो, प्रतिबल जीरो, लेकिन मैं देख रहा हूं यार प्रतिबल जीरो करने के बाद भी इसमें कुछ ना कुछ विकृति आ गई है, इसमें कुछ ना कुछ विकृति आ गई है। तो ये जो रीजन है, देखो प्रतिबल जीरो है, एक्स एक्सिस विकृति को बता रहा है, प्रतिबल जीरो है एक्स एक्सिस पे, ठीक है, लेकिन परमानेंटली कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन आ गया। हाँ, प्रतिबल जो आपकी विकृति वो 1% से कम है, बहुत कम आई है, लेकिन हो गई परमानेंटली डिफॉर्मेशन। तो सी जो हमारा बी से डी तक का जो रीजन है इसको अपन बोलते हैं प्लास्टिक रीजन, परमानेंटली डिफॉर्मेशन हो जाता है। डी जो है वो क्या होता है भाई,
डी एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट जिसके बाद तुम्हें प्रतिबल लगाना ही नहीं है, तुम हटा दो प्रतिबल, तुम देखोगे वायर पानी की तरफ बह रहा है, ठीक है, पानी तो नहीं बोल सकते, सेमी सॉलिड बोल सकते हैं, ठीक है, उसकी तरफ बहने लग जाता है, अपने आप उसका जो है ना लेंथ चेंज होने लग जाता है, तो तुम्हें कुछ भी नहीं लगाना, बहुत कम, या लगाओ मत, या तो नेग्लेजेबल कर दो, तुम प्रतिबल पूरा हटा दो, या तो बहुत कम कर दो, फिर भी आप देखोगे वायर जो है एक सेमी सॉलिड की तरह, मतलब एक अर्ध द्रव की तरह नीचे बहने लग रही है अपने आप, और उसकी त्रिज्या और कम होती जा रही है। ऐसा करते 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 आप ई पॉइंट तक पहुंचोगे, इसको अपन बोलते हैं पराभव बिंदु नहीं बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इसका फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है, विभंजन बिंदु, गलत लिखा है इसमें, इसको अपन बोलते हैं इसका विभंजन बिंदु, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इसका फ्रैक्चर पॉइंट, मतलब यहां पे जाने के बाद वायर टूट जाता है, यहां पे जाने के बाद वायर टूट जाता है। जिस भी मटेरियल में ये वाला जो पार्ट होता है ना, बीडी वाला पार्ट, जितना बड़ा होगा ना मटेरियल उतना ज्यादा स्ट्रेच हो सकता है, ठीक है ना, जिसमें भी बीडी वाला पार्ट बहुत बड़ा होगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रेच हो सकता है, उसमें प्लास्टिक नेचर उतना ज्यादा होगा, मतलब उसमें खींचने की प्रवृत्ति उतनी ज्यादा है, ठीक है। अगर किसी में भी बी और डी पॉइंट बहुत पास पास है, मतलब वो खींचा नहीं जा सकता, मतलब वो बहुत जल्दी टूट जाएगा, उसमें प्लास्टिक का नेचर नहीं होता, पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है। उसको अपन बोलते हैं हमारे, अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अगर बी से डी तक का है तो उसमें प्लास्टिक नेचर बहुत अच्छा, बहुत इजीली स्ट्रेच हो जाता है, अपने आसपास जितनी भी चीजें आपको दिख रही है प्लास्टिक से बनी हुई, उनके अंदर बी डी के बीच का लेंथ जो है काफी ज्यादा है, ठीक है। और जो जिसमें बी और डी बहुत पास पास होते हैं उसको मैंने बोलते हैं भंगुर, ठीक है ना, बहुत इजीली टूट जाते हैं, प्लेट नीचे गिरते टूट गई, उनमें बी और डी बहुत पास पास होता है, ठीक है। देखिए जैसे ये रहा भंगुर, ब्रिटल, ठीक है, देखिए क्या है भाई कि भाई इनमें बी डी वाला रीजन बहुत छोटा है, पहली बात तो होने की वजह से क्या होता है, बस हुक के नियम की पालना कर ली इन्होंने और उसके बाद बल लगाते परमानेंटली गए, तो देखो ये रहा, इनका फ्रैक्चर पॉइंट बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत जल्दी टूट जाते हैं, ठीक है। जैसे इसकी एग्जांपल है कांच, उच्च कार्बन स्टील। उच्च कार्बन स्टील क्या होता है भाई, मैं आपको बता देता हूँ। हम जब अर्थ से लोहे को निकालते हैं, सब जानते हो कि काले कलर का होता है, जिसको अपन सॉफ्ट आयरन बोलते हैं, नर्म लोहा बोलते हैं, जिसका यूज अपन वही उसमें करते हैं, मोटर शोटर में, ठीक है। तो उसके अंदर जब थोड़ी क्वांटिटी में अपन कार्बन मिलाते हैं ना, तो वो लोहा बन जाता है, मस्त स्टील बन जाता है, ठीक है, काफी हार्ड हो जाता है। लेकिन अगर उसमें तुमने बहुत ज्यादा कार्बन मिक्स कर दी ना, तो वो बिल्कुल है ना ब्रिटल नेचर का हो जाएगा, मतलब ऐसे टक करते टूट जाएगा, ठीक है। तो वो होता हमारा उच्च कार्बन स्टील, जिसमें कार्बन की परसेंटेज काफी ज्यादा हो, ठीक है। इसके बाद देखेंगे डक्टाइल, तन्य पदार्थ, मतलब जिनमें खींचने की प्रवृत्ति, खींचने का नेचर काफी ज्यादा होता है। तो इनमें जो बीडी वाला जो रीजन है ना, ये काफी बड़ा होगा, बीडी वाला जो रीजन है वो क्या होगा, काफी लंबा चौड़ा होगा, बहुत इजीली स्ट्रेच हो सकते हैं। इनके एग्जाम्पल देखो, जैसे सीसा हुआ, तांबा, चांदी, प्लेटिनम, क्वार्ट्ज। इसमें प्लेटिनम सबसे ज्यादा तन्य होता है, बहुत इजीली उसको अपन स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे चल रहे हैं अपन। हाँ, इसके बाद हमारे पास वो दोनों तो तुमने सुने होंगे, ये हमारे पास प्रत्यास्थ बहुलक पदार्थ। प्रत्यास्थ बहुलक पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिनमें ये समझ लो आपने मतलब ये प्रत्यास्थ सीमा को उन्होंने क्रॉस किया, प्रत्यास्थ सीमा तक गए और प्रत्यास्थ सीमा के जस्ट बाद इनका विभंजन बिंदु आ जाता है, मतलब ये जस्ट टूट जाते हैं। रबड़ बैंड होता है ना, खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ, खिंच जाएगा, हटाया बल, प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा, लेकिन परमानेंटली डिफॉर्मेशन नहीं होगा उसमें, टूटेगा हमेशा टूटेगा ही, ठीक है। मैं नॉर्मल वो चोटी में बांधने वाला रबड़ बैंड की बात नहीं कर रहा, ठीक है, वो तो खींच के लिए लंबे हो जाते हैं। जो एक्चुअल रबर होता है वो हमेशा टूटता ही है, आप उसको खींचो उसकी लेंथ चेंज होगी, आपके पास जो रबर होता है उसको आप खींचो, उस थोड़ा सा मतलब इसका आपको देखिएगा लंबा, थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन ज़्यादा आप तो वैसे वो करोगे, बल लगाओगे, परमानेंटली टूट जाएगा। इस तरीके के मटेरियल को अपन बोलते हैं हमारे प्रत्यास्थ बहुलक पदार्थ यानी इलास्टोमर्स। तो इन पदार्थों के लिए प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल विकृति वक्र, हाँ एक चीज और, इसमें स्ट्रेट लाइन कभी नहीं बनती है, मतलब जैसे अभी तक हम पढ़ के आ रहे थे ना, हुक के नियम की पालना कर रहे थे, तो इनमें ऐसा नहीं होता, ये हुक के नियम की पालना ही नहीं करते, हमेशा कर्व लाइन बनाते हैं। बहुत कम बल लगाने के बाद विकृति बहुत ज्यादा होती है, जैसे रबड़ बैंड में होती है, बहुत कम बल लगाया विकृति बहुत ज्यादा हुई, तो स्ट्रेट लाइन कभी नहीं मिलती। इन पदार्थों की प्लास्टिक परास शून्य, मैंने आपको बता ही दिया, बल मतलब पहले इन्होंने वो प्रत्यास्थ सीमा को क्रॉस किया, करते ही टूट जाएंगे, इनमें प्लास्टिक नेचर होता ही नहीं है, ठीक है। इस प्रकार के पदार्थ हैं
जिसको अपन क्या बोलते हैं, इलास्टोमर्स। इसके एग्जाम्पल रबर। ठीक है, रबर में सीधा टूटने का गुण होता है, पल हटाओ वापस प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगा, बहुत ज्यादा लगाओ परमानेंटली टूट जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते बच्चों। प्रत्यास्था गुणांक जो अभी अपन पढ़ के आए थे हुक के नियम में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो होता तो क्या है कि प्रतिबल और विकृति का अनुपात ही है भाई। ठीक है, तो अपन इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये देखो इसका ग्राफ। ओहो अच्छा, ग्राफ मैंने नहीं, चलो मैं बना देता हूँ। तो अभी मैंने आपको बता ही दिया, अगर मैंने यहाँ पे प्रतिबल लिखा है, यहाँ विकृति लिखा है, ठीक है, तो बनेगी कैसी, एक सीधी सरल रेखा, क्योंकि हुक का नियम ही बोलता है। तो जो इनकी ढाल निकलेगी ना भाई, जो इनका थीटा निकलेगा, ढाल, वो क्या होगा भाई, टेन थीटा। और टेन थीटा किसके बराबर होगा, प्रतिबल बटा विकृति के, यानी ये हमें देगा हमें प्रत्यास्था गुणांक। यानी प्रतिबल विकृति की ढाल हमें क्या देती है, प्रत्यास्था गुणांक। लेकिन अगर विकृति यहां आ जाए और प्रतिबल यहां आ जाए तो उस केस में हो जाएगी गड़बड़, क्योंकि इस केस में ढाल हमें इस बार प्रत्यास्था गुणांक नहीं देगी, इस बार हमें देगी 1 बटा प्रत्यास्था गुणांक। इसकी ढाल हमें देगी 1 बटा प्रत्यास्था गुणांक। ठीक है ना, क्योंकि इस बार हो गया विकृति बटा प्रतिबल। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। तो सिंपल, प्रतिबल बटा विकृति के अनुपात को अपन बोलते हैं प्रत्यास्था गुणांक। अच्छा, यूनिट के बारे में बात कर लेता हूं मैं। प्रतिबल था F बटा ए, और विकृति तो जैसे अगर मैं अनुदैर्ध्य के बारे में बात करूं तो डेल एल बटा एल। तो इसका मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वो तो वैसे भी मात्रकहीन विमाहीन सभी है। तो जो मात्रक हमारे प्रतिबल का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वही हमारे प्रत्यास्था गुणांक का भी होता है। ठीक है, चलो अब प्रत्यास्था गुणांक किन किन पर निर्भर करता है वो देख लेते हैं। तो देखो, पहला तो होता है इसका मान पिंड के पदार्थ की प्रकृति और विकृत करने का मेथड कौन सा है, मतलब नेचर क्या है मटेरियल का, उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसका ताप पे बहुत प्रभाव पड़ता है, आप सब जानते हो। ताप बढ़ाने से मटेरियल इजीली विकृत हो जाता है। प्लास्टिक टेम्परेचर बढ़ाओ, कितना इजीली विकृत हो जाता है, ज्यादा बल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तापमान बढ़ाने से प्रत्यास्था गुणांक का मान जो है कम हो जाता है। हर अलग अलग मटेरियल अलग अलग होता है। इनका मान जो है पिंड की विमाओं जैसे लंबाई आयतन पर निर्भर करता है। एक चीज ध्यान रखनी है, प्रतिबल और विकृति को लेना नहीं है इनको। ठीक है, प्रत्यास्था गुणांक प्रतिबल और विकृति पर निर्भर नहीं करता। प्रतिबल बढ़ाओगे विकृति बढ़ जाएगी, लेकिन उनका प्रत्यास्था गुणांक से कोई लेना नहीं है। ठीक है, 3 तरीके के हमारे पास प्रत्यास्था गुणांक। यंग का प्रत्यास्था गुणांक ये अनुदैर्ध्य विकृति से निकल के आया है ना। अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य विकृति, उसी का नाम दिया हमने यंग प्रत्यास्था गुणांक। वैसे तो इसका नाम अनुदैर्ध्य प्रत्यास्था गुणांक होना चाहिए, लेकिन यंग नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम यंग प्रत्यास्था गुणांक है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है। फिर आयतन प्रत्यास्था गुणांक उसी का ही भाई है, इसको इंग्लिश में बल्क मॉडुलस बोलते हैं। और लास्ट में अपरूपण या फिर दृढ़ता प्रत्यास्था गुणांक, वही नाम है इनके, टेंजेंशियल, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इसका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, लॉन्गिट्यूडनल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इंग्लिश में ही नाम है। ठीक है, 3 तरीके के हमें डिटेल में पढ़ने हैं, तो फटाफट से देख लेते हैं इनको भी। तो यंग का प्रत्यास्था गुणांक क्या है, y। सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है। प्रत्यास्था सीमा के अंदर जो हमारा प्रतिबल विकृति के सीधे समानुपाती होता है। तो तुमने क्या करा भाई, मैंने जो भी लिखा था, तो देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति, यानी F बटा A और डेल एल बटा एल। ठीक है, तो इसको जरा हम लिखें तो y बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, F बटा A डेल एल, और L कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ये रहा इसका फॉर्मूला। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो हाँ जी, आयतन प्रत्यास्था गुणांक वही सेम है भागुआ। ऊपर आएगा हमारा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, जिसे हम यहाँ पे दाब बोलेंगे। तो दाब बट्टा हमारे आयतन विकृति। देखो ये के से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, हमारी एनसीईआरटी इसको बी से रिप्रेजेंट करती, तो हम इसको बी लिखेंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बना, वही हमारे पास बन गया F बटा ए और माइनस का डेल वी बटा वी। माइनस क्यों आ रहा है सबको पता ही है, क्योंकि आयतन
कम हो रहा है। तो कई जगह F/A को प्रेशर भी लिख देते हैं, ठीक है ना, तो घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, इसको हम प्रेशर भी लिख सकते हैं क्योंकि एकांक लंबाई पर लग रहा है। नेगेटिव साइन तो हम जानते हैं क्यों आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और आती है जिसको हम बोलते हैं संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है ना। जो आपका कंप्रेसिबिलिटी है, संपीड्यता जो है जिसको अपन K से रिप्रेजेंट करते हैं, वो किसके इक्वल होता है, 1/बल्क मॉडुलस के। यानी जिन पदार्थों के लिए बल्क मॉडुलस का मान ज्यादा होगा उनकी कंप्रेसिबिलिटी काफी कम होगी, जिन पदार्थों का बल्क मॉडुलस कम होगा उनके लिए संपीड्यता काफी ज्यादा होगी। जैसे गैसेस के लिए संपीड्यता काफी ज्यादा होती है, इनका बल्क मॉडुलस छोटा है। भाई खुद सोचो ना, गैसेस के लिए मैंने आपको बोला था आयतन विकृति ज्यादा, आयतन विकृति ज्यादा तो उसकी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक हो गया कम, जब उसका आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कम हुआ तो संपीड्यता ज्यादा। जबकि ठोसों और द्रवों में मैंने आपको बोला था आयतन विकृति बहुत कम होती है, नहीं होते वो कंप्रेस, तो आयतन विकृति कम, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक ज्यादा, वो ज्यादा हो गया तो संपीड्यता कम हो जाएगी, ठीक है। तो संपीड्यता जो होती है हमारी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, ठीक है ना। ओके, लास्ट है हमारा अपरूपण, ये भी पढ़ चुके हैं अपन, कुछ भी नहीं करना है इसमें भी। अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति का अनुपात, ऊपर तो अपन लिखेंगे F/A और नीचे अपन लिखेंगे क्या, फाई, और फाई का मान क्या था, फाई का मान था del x/L, G बोलते हैं इसको, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास हो गया F/A इंटू del x और ये L का चला गया ऊपर, क्या क्या हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो आई होप सबको ये बात क्लियर हो गई होगी। कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चलो, तीनों अपन ने पढ़ लिए। अच्छा, ये डायग्राम देख लो, आप बना दिया था मैंने पहले ही, ठीक है। चलो, अब अपन बात करते हैं हमारे पावसो रेशो, जिसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं पाइजन रेशो। अभी पाइजन रेशो क्या है, पाइजन रेशो क्या है भाई, आपने वायर को खींचा, वायर को खींचा तो दो चीजें हुई, लंबाई तो बढ़ रही है लेकिन उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम होता जा रहा है, वो तो पतला होता जा रहा है वायर, तो और पतला और पतला और पतला, तो उसमें दो तरीके की विकृति हो रही है, ठीक है ना। लंबाई तो बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन उसकी जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो कम होता जा रहा है, जिसको अपन पार्श्विक विकृति बोलते हैं। मैंने एग्जाम्पल में डाला था ना, मैंने आपको बोला था बाद में पढ़ेंगे, वही है। तो देखो, जब किसी लंबी छड़ को लंबाई के अनुदिश खींचा जाता है तो लंबाई बढ़ती है लेकिन त्रिज्या घटती है। तो पहली विकृति जो उसमें आई वो है पार्श्विक विकृति, मतलब उसका जो क्षेत्रफल है वो कम होने लग जाता है, ठीक है ना। उसका क्षेत्रफल क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं पार्श्विक विकृति। क्या लिखेंगे अपन, del A, या अगर हम त्रिज्या के बारे में बात करें तो त्रिज्या की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो del R/R, ठीक है ना। नेगेटिव साइन के साथ क्यों लगा नेगेटिव साइन, त्रिज्या कम हो रही है यार, तो del R/R, इसके अनुपात को अपन बोलते हैं पार्श्विक विकृति। और एक हमारी अनुदैर्ध्य विकृति, लंबाई बढ़ेगी, इसको अपन बोलेंगे del L/L। तो हमारा जो पावसो अनुपात होता है, पाइजन रेशो होता है, वो इन दोनों के रेशो के इक्वल होता है। तो पाइजन रेशो पार्श्विक विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के रेशो के, यानी उनके अनुपात के बराबर होती है, ठीक है। जैसे कि ये मैंने एक एग्जाम्पल डाला है, L लंबाई की एक आपकी रॉड थी, खींचा, त्रिज्या कम हो गई लेकिन लंबाई क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। देखिए ना, हमारे कौन कौन सी विकृति है, एक हमारे पास पार्श्विक विकृति, हमारी पार्श्विक विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को अपन क्या बोलते हैं, पावसो अनुपात, इन्हें पाइजन रेशो सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये देखो, ये रहा पार्श्विक विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति। अगर मेरे को फॉर्मूला लिखना है तो क्या लिखूंगा, माइनस का del R/R और बटा del L/L, ठीक है ना। नेगेटिव साइन सब जानते हो, त्रिज्या हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं del R, ये L भाई सबके ऊपर, ये del L और ये गुणा R, ये आ गया हमारा पावसो अनुपात, पाइजन रेशियो, ठीक है। चलिए, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ओके, देखो, ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि तार को खींचने पर उसकी त्रिज्या घट जाती है। मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं, तुम्हारे लिख रखा है बस, हाँ, क्योंकि हम ऊपर भी एक रेशो ले रहे हैं, नीचे भी रेशो ले रहे हैं, उसका भी बेचारे का कोई विमा और मात्रक नहीं, निष्का भी नहीं है, तो ये भी एक विमाहीन और मात्रकहीन अनुपात है, ठीक है।
हाँ जी, पावसो अनुपात का मान जो है -1 से 0.5 तक हो सकता है। और पावसो अनुपात एक्चुअली हमें बताता है कि भाई अगर मैं किसी वायर को खींचूं ना, तो भाई खींचने से वो कितनी ज़्यादा लंबी हो रही है, उसकी चौड़ाई कितनी कम हो रही है। तो मेरे लिए बहुत जानना जरूरी है कि भाई मैं जैसे किसी चीज़ को लटका दिया लोड से, क्रेन व्रेन से, कि भाई मैं उसको लटका तो दिया, लेकिन लटकाने के बाद ऐसा नहीं हो कि वो परमानेंटली डिफॉर्म ही हो जाए, वायर लंबी होती जाए। तो मेरे लिए पावसो अनुपात जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारी बुक में दे रखी है। जैसे कि स्टील के लिए इसकी वैल्यू 0.28 से 0.3 के बीच में होती है। वैसे मोस्टली मेटल जो होते हैं, ठीक है ना, उनके लिए वैल्यू 0.3 से 0.4 के बीच में होती है। इसमें स्टील आप सबको पता है सबसे बेस्ट मटेरियल है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू 0.28 से 0.3 के बीच में होती है। और बाकी एल्यूमिनियम की मिश्र धातु के लिए 0.33। मैंने आपको बता दिया रेंज धातुओं के लिए लगभग 0.3 से 0.4 के बीच में होती है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमारे पास प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। हमने स्थितिज ऊर्जा पहले भी पढ़ी है, ठीक है ना, हमने गुरुत्वाकर्षण की वजह से पढ़ी थी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, उसको हमने बोला था mgh। फिर हमने स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा निकाली थी 12kx²। अब बारी आ गई है फाइनली कि मैं किसकी स्थितिज ऊर्जा निकाल लूं। मैं स्थितिज ऊर्जा निकालूं हमारे भाई किसी भी रबर बैंड को खींचा अपन ने, ठीक है, यानी उसकी प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। अब देखो भाई क्या किया तुमने, वायर को खींचा, अंदर से क्या लग रहा है, उसके अंदर उसका रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, प्रत्यानयन बल लग रहा है। आपको उसके विरुद्ध काम करना पड़ेगा। आपको उसके विरुद्ध जो काम करना पड़ रहा है उसकी वजह से उसमें जो एनर्जी आई वो कौन सी एनर्जी थी, वो है हमारे पास प्रत्यास्थ ऊर्जा। रबर बैंड को खींचा, लंबा हुआ, छोड़ा, वापस प्रारंभिक अवस्था में आ गया। क्यों? क्योंकि उसके पास एक एनर्जी थी, ऊर्जा थी, उसका नाम क्या है, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। अब देखो निकालेंगे कैसे, सिंपल। एक लिए हमने वायर की लंबाई कितनी है, L, ठीक है। आपने क्या करा, उस लंबा वायर को खींच करके ना लंबा कर दिया। कितना लंबा कर दिया, मान लो खींच करके उसकी लंबाई इतने से ΔL बढ़ गई, है ना। पहले लंबाई थी L, अब बढ़ के कितनी हो गई L। L से कितनी हो गई ΔL, मतलब उसकी लंबाई मुझे 0 से ΔL तक बढ़ानी है। तो मुझे कितना काम करना पड़ेगा, मुझे जितना काम करना पड़ेगा वही उसके अंदर ऊर्जा होगी। तो आप सब जानते हो, खुद सोचो, जब मैं इसके ऊपर बल लगा रहा हूं तो मुझे एक समान बल तो नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। या उस पर जो बल लग रहा है, बल क्यों लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण भी लगा रहा है, मैं लगा रहा हूं, तो बल जो है ना बार बार चेंज होगा। स्टार्टिंग में मुझे ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे उसका बल का मान कम होता जाएगा, क्योंकि अब वो किस नेचर में आ गया, समझ रहे हो ना, परमानेंटली शेप चेंज करना मुझे उसका। तो वो अगर हमारे हुक के नियम की पालना करना छोड़ दे तो हमारा जो बल है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा, यानी बल का मान बार बार चेंज हो रहा है। और जब बल का मान बार बार चेंज होता है तो अपने को कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, कार्य का F×dx वाला। तो हम इसी का यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो हम किसी भी एक बीच की पोजीशन के बारे में बात कर लेते हैं। बीच की कौन सी पोजीशन, कि मान लो भाई कि इसकी लंबाई कितनी थी L और तुमने इसकी कितनी लेंथ चेंज करनी है dx, तो आपको कितना बल लगाना पड़ रहा है F। तो तुम्हें कितना काम करना पड़ा, dw बराबर F×dx। उसकी dx लंबाई को बढ़ाने के लिए आपने कितना बल लगाया, F×dx, काम किया, बल लगाया तुमने F, ठीक है। अब मेरे को तो कुल कार्य निकालना है, तो मैं दोनों तरफ क्या करूंगा, समाकलन करूंगा, यहां पे भी और यहां पे भी। मुझे x की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज करनी, कहां से कहां तक उसकी लंबाई बढ़ानी है, 0 से ΔL तक। तो मैं लिमिट कहां से कहां तक लगाऊंगा, 0 से ΔL। ये क्या बता रहा है, लंबाई में परिवर्तन। किसको बता रहा है, लंबाई में परिवर्तन को बता रहा है। अब f का मान कहां से आएगा सर, कोई बात नहीं, अपन ने जो पढ़ा था ना यंग का प्रत्यास्था गुणक, वहीं से निकलेगा। y किसके बराबर होता है, प्रतिबल अपॉन विकृति के। तो ये प्रतिबल और विकृति क्या होती है, ΔL/L। बस समस्या ये है कि मेरे पास जो विकृति है ना वो मैं कैसे निकालूं भाई। जो हमारी विकृति है वो कितनी है, वैसे तो हमारे पास विकृति है ΔL/L, लेकिन मैंने मान लो कि जो इसकी लेंथ चेंज पहले से हुई है, पहले से इसकी लेंथ चेंज हुई कितनी हुई, x, मैं ΔX और करना चाहता हूं। तो यहाँ पे जब मैं विकृति लिखूंगा तो क्या लूंगा, x/L। वापस समझेंगे, मान लीजिए इसकी लंबाई ऑलरेडी कितनी चेंज हो गई थी, x चेंज हो गई थी, और आपने कितनी लंबाई और चेंज करनी है, ΔX।
सॉरी dx, उसकी कितनी लंबाई और आप और कितनी चेंज करना चाहते हो, dx, x ऑलरेडी चेंज हुई थी, ठीक है। तो ये कार्य करा आपने। लंबाई कहां से कहां तक चेंज करना चाहते हो, 0 से del l तक। विकृति पहले कितनी हुई थी उसमें, x, और प्रारंभिक लंबाई कितनी है, l, तो ये लगा दिया आपने। तो देखो यहां से हमारे पास कितना हो गया, ये इधर और ये इधर। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए F, प्रतिबल क्या होता है, बल बटा एरिया। तो y इज इक्वल टू हो गया F बटा a x इंटू एल। बस इसको उधर ले आओ, F किसके बराबर आ गया, y a x बटा एल, ठीक है ना। बस ये वैल्यू उठा के यहाँ रखनी है। देखो रखते अपने को क्या मिला, इसको तो वो लिख देते अपन कार्य, तो ये हमारे पास हो गया y a x अपॉन एल, ठीक है। y a x अपॉन एल dx के सापेक्ष समाकलन 0 से del l तक। अब हमारा जो y a अपॉन एल है ये आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बच गया हमारे पास x, किसके सापेक्ष समाकलन, x के सापेक्ष, तो 0 से del l तक का समाकलन करना है। अब आई होप सबको समाकलन आता है इतना। तो x के ऊपर घात कितनी है भाई, 1, ठीक है। तो अपन जानते हैं जब समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x के ऊपर घात 2 हो जाएगी, और नीचे भी कितना आ जाएगा, 2। कैसे, घात 1 जुड़ जाती है और उतना ही अपन नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो इसका समाकलन करने पे हमारे पास आ गया x²/2। तो y a बटा एल, ये आ गया हमारे पास x²/2, 0 से लेके del l तक, ठीक है। तो y a चाहो तो 2 को बाहर ले लो, अंदर बच गया हमारे पास x², 0 से लेके del l तक, ठीक है। y a अपॉन 2 सबसे पहले रखेंगे उच्च सीमा, तो del l का वर्ग माइनस 0 का वर्ग, ठीक है भाई। इतना होगा हमारा। हमने कुछ मिस कर दिया, अरे l लिखना भूल गए, ठीक है। मैंने बोल ही रहा था कुछ मिस कर दिया अपन ने। तो देखो हमारे पास क्या हो गया, y a अपॉन 2l, और यहाँ में हमारे पास आ गया del l का वर्ग। ये हमारे पास आ गई कार्य, और इतनी उसके अंदर ऊर्जा हो गई। अब बात ऐसी है कि इस फॉर्मूले को याद रखना ना बड़ा कठिन काम है। फॉर्मूला तो ठीक है लेकिन कठिन काम है इसको याद रखना। क्या करें, शॉर्टकट। देखो L तो आ रहा है नीचे, ऊपर del L का स्क्वायर आ रहा है। अब हमें बनानी है इसकी विकृति। तो अगर नीचे L² मिल जाए मुझे, ऊपर del L का स्क्वायर ऑलरेडी है, और विकृति क्या होता है, विकृति होती है हमारे पास L बटा del L। बस इसी का यूज करने वाले हैं। नीचे L ही है, सिर्फ चाहिए मुझे L² मिल जाए तो विकृति का वर्ग बन जाएगा। देखिए आप, तो हम क्या करेंगे, L से गुणा भाग, L से गुणा भाग करने पर ऐसा करा अपन ने, तो क्या मिला हमें मिला u बराबर del AL, क्योंकि गुणा किया है, और नीचे L², और ये del L का स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, YAL, ये आ गया हमारे पास del L अपॉन L का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये del L अभी देखो del L बटा L क्या बन गया, विकृति, यानी हम उसे लिख सकते हैं विकृति का वर्ग। फॉर्मूला बन गया हमारे पास YAL, और ये आ गया हमारे पास विकृति का वर्ग। एक चीज हम यहाँ पे और कर सकते हैं, वो क्या है भाई, सभी करवा दो सर। y किसके बराबर होता है, y हमारे पास होता है प्रतिबल बटा विकृति के, ठीक है। ये और डाल देते हैं उसमें, ये इस चीज का और यूज कर लेते हैं। तो देखो क्या बना, u बराबर प्रतिबल बटा विकृति, और यह हमारे पास बच रहा है AL, और यह हमारे पास है विकृति का वर्ग। एक विकृति से एक विकृति कैंसिल हो गई। फॉर्मूला हमारा बना u बराबर प्रतिबल, अच्छा हाफ भी तो चल रहा था, अरे हाफ का मिस हो गया, ये रहा, यहाँ पे तो था, यहाँ पे भी होना चाहिए, यहाँ पे भी होना चाहिए, मिस कर दिया हमने हाफ। तो प्रतिबल गुणा विकृति और गुणा AL, ठीक है, और डिवाइड में हमारा 2। अब हो गया हमारा फॉर्मूला आसान याद करना, ठीक है। तो ये हमारे पास है ऊर्जा का सूत्र, प्रतिबल गुणा विकृति गुणा
AL। अब AL क्या है भाई, वायर का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है A, लंबाई कितनी है L, तो AL हो गया उसका आयतन। ठीक है, और जब मैं इस AL को डिवाइड में ले जाऊंगा तो मुझे मिलेगी प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा। ठीक है ना, मुझे क्या मिलेगी, प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा। वो भी हम लिख देते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये चीज हम यहां मेंशन कर देते हैं। ठीक है, उसको हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा घनत्व। ठीक है, क्या होता है, ऊर्जा आप ऊपर लिखेंगे और उसको आप क्या करेंगे, आयतन से डिवाइड कर देंगे। मिलेगी कैसे भाई, ऊर्जा है तुम्हारे पास, आप उसको AL से डिवाइड कर दो, मतलब AL को उठा के यहां से आप ले आओ, और हमें क्या मिलेगी, प्रतिबल गुणा विकृति और ये अपॉन में 2। ठीक है, ये आ गया हमारा फॉर्मूला एकांक आयतन की ऊर्जा का। इसको हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा घनत्व। काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार स्टार मार्क कर लेता हूं, आंसर लिख रहा हूं इसके ऊपर, स्टार स्टार मार्क कर लेना भाई। मोस्ट 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 IMP 2-4 आइसक्रीम स्टार स्टार जो लगाना लगा लो। ठीक है, जैसे हमारे फिरोज भैया चमकाते रहते हैं चीजों को, जैसे आप भी 2-4 स्टार स्टार इसके ऊपर ठोक दो अच्छे से। ठीक है, चलो आई होप सबको इतनी बात क्लियर हो गई होगी, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो आप सबको इसको अच्छे से पढ़ना है। डेरिवेशन जिसको नहीं आई हो एक बार वापस गो थ्रू करना, आपको 101% डेरिवेशन समझ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा फ्लो है ये रहा इसका, ऐसे 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 करके ना, इसके बाद ये लिखा है और फिर उसके बाद नीचे ये साइड की चीजें चल रही है, ये एक्स्ट्रा चीजें हैं सब, ये एग्जाम में आप लिखो नहीं लिखो ये आपकी इच्छा है। चलो ओके, आ गए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, वो है इसकी अनुप्रयोग। कहां कहां यूज करेंगे सर, तो सबसे पहला है भाई क्रेनों की धात्विक रस्सियों में। आप सब जानते हो क्रेनों के ऊपर पुली वुली का यूज करके इस तरीके से लोहे की रस्सियां लगाई जाती हैं। अब भाई इंजीनियर भाई साहब आए, बोले मेरे को तो भाई 1 मीट्रिक टन वेट उठाना, 1 मीट्रिक टन का मतलब होता है 1000 किलो उठाना। बोले कितनी मोटी रस्सी बनाऊं मैं, कितनी मोटी रस्सी बनाऊं कि मेरा काम हो जाए। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है चलो करके देखते हैं कैलकुलेशन। तो ऐसी जो कैलकुलेशन है कि मुझे इतना लोड उठाना है, कितनी मोटी रस्सी होनी चाहिए, वो सारी कैलकुलेशन इसका यूज करके अपन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो लिखा है, भारी भारों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए प्रयुक्त क्रेनों में धातु का एक मोटा रस्सा होता है, जिससे भार को जोड़ दिया जाता है। रस्से को मोटरे व घिरनियों की मदद से खींचा जाता है। मान ले कि हमें एक ऐसा क्रेन बनाना है जो 10 मीट्रिक टन, यानी 1 मीट्रिक टन होता है 1000 किलो, तो 10 मीट्रिक टन हो गया 10,000 किलो उठाना है अपने को। तो रस्सा कितना मोटा होना चाहिए, स्टील का बनाना है, और स्टील के लिए अपने को जो भी सिग्मा दे रखा है वो ये दे रखा है। ठीक है, सिग्मा मतलब प्रतिबल का मान अपने को इतना दे रखा है, इतना न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का जो बल है वो झेल सकता है। तो अपन करना क्या है कि हमें 10 मीट्रिक टन का वेट उठाना है। ठीक है, और 10 मीट्रिक टन का वेट उठाने के बाद हमें बताना है कि रस्सी कितनी मोटी होनी चाहिए, और हमें यहाँ पे सिग्मा का मान दे रखा है। तो बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं कि हम जो वेट उठा रहे हैं ना, हम जो वेट उठा रहे हैं उसमें सिग्मा का मान जो है उस वेट से ज्यादा होना चाहिए। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगता है हमारा प्रतिबल, तो हमारा जो प्रतिबल है ना वो सिग्मा से हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी वैल्यू सिग्मा से ज्यादा बड़ी हो गई ना तो उस केस में परमानेंटली क्या हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा हमारा रस्सा जो हमने लगाया। ठीक है, तो सिग्मा की वैल्यू W/A से छोटी। अब जब आपने कोई भी चीज क्रेन से उठानी है, जैसे ये 10,000 kg का वेट है, ठीक है, तो अगर मुझे इसका वेट निकालना है बेटा, तो वेट कितना हो जाएगा हमारे पास, mg, ये लगाएंगे वहां पे। सिग्मा का मान है हमारे पास 3 × 10⁸, W का मान कितना है 10,000, और गुणा G का मान 10 ले लेते हैं। A क्या भाई, πr²। हमें चाहिए इस R का मान क्या होना चाहिए, तो आप इसको R² को यहां ले आओ, 10,000 और गुणा 10, और ये बेटा 3 × 10⁸ और गुणा पाई। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, वैल्यू आप एनसीईआरटी की बुक में से भी देख लेना, मेरे पहले की वीडियोस में ही बताइए। तो ये जो वैल्यू आई है ना, ये हमें बता रही है कि हमें कितना मोटा रस्सा बनाना चाहिए। पर जो हम वैल्यू हमें आती है ना, सुरक्षा की दृष्टि से उसे तिगना मोटा रस्सा अपन लेते हैं। क्यों लेते हैं भाई, सुरक्षा की दृष्टि से, तो
कोई भी जो वैल्यू आती है उसका लगभग 3 गुना हम ट्रिपल टाइम कर देते हैं सुरक्षा की दृष्टि से। ठीक है, इस तरीके से अपन इजीली अलग अलग कितनी मोटी रस्सी बनानी चाहिए, कितना वेट उठाने के लिए, वो आराम से निकाल सकते हैं। तो पहला एप्लीकेशन तो इसका था और काफी इंपॉर्टेंट था। दूसरा तो अपन सबसे ज्यादा यूज करते हैं यार, देखो ये रहा, वो ये है धात्विक क्षणों में अवनमन। मान लो एक इंजीनियर है, उसने बोला भाई मेरे को ब्रिज बनाना है। मैंने कहा ठीक है भाई ब्रिज बना लो। उसने बोला मेरे को स्टील की रॉड से बनाना है। मैंने कहा ठीक है बनाओ। अब प्रॉब्लम ये आई कि हमने जब मिलकर के एक स्टील की रॉड लगाई, अब देखो ब्रिज ऐसा होता है, आप सब जानते हो, दो तरफ से आधार से इस तरीके से होता है, दो आधार होंगे और बीच में ब्रिज होगा, कुछ ऐसा। अब हमने देखा यार कि यार ना मोस्टली जो वेट है ना वो बीच में आ रहा है। अब हमने देखा यार मोस्टली वेट जो है जब बाहर बीच में आता है तो हमारी जो ना ये जो रॉड है ना वो इस तरीके से बेंड होना स्टार्ट हो गई, उसको बोलते हैं अवनमन हो रहा है इसका। तो रॉड क्या हो गई, इस तरीके से अवनमित हो गई, मतलब इस तरीके से बेंड हो गई। मैंने कहा ये तो गड़बड़ हो गई भाई, अगर आप ब्रिज पे चल रहे हो और ब्रिज ऐसे नीचे होने लग जाए तो आप तो डर के मारे पीछे भाग जाओगे, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो हम ऐसा मान के चले कि अगर हम मैक्सिमम वेट जो है अधिकतम भार जो सेंटर में आ जाए तो मेरी जो ब्रिज है ना वो इस तरीके से अवनमित हो जाएगी, इस तरीके से बेंड हो जाएगी, कर्व्ड हो जाएगी। ठीक है ना, अवनमित हो जाएगी, वक्रित हो जाएगी। अभी जो वक्रण है ना जिसको अपन डिप्रेशन या अवनमन बोलते हैं वो इस पे डिपेंड करता है। जो हमारा अवनमन हुआ है मतलब पहले से कितना चेंज आया ये, इसको अपन बोलते हैं अवनमन। ये इसका सेंटर पॉइंट था, अब ये इसका सेंटर पॉइंट है। इनके बीच का जो एंगल जो दूरी है इसको अपन बोलते हैं डेल, इसको भी डेल ही पढ़ते हैं। ठीक है, छोटा वाला डेल, केमिस्ट्री में खूब पढ़ा होगा। वो इन पे निर्भर करता है। जब पे डब्ल्यू का है, डब्ल्यू है हमारा भार, ठीक है, एल इसकी लंबाई है, डायग्राम में आप सबको दिख ही रहा होगा। बी का मतलब होता है ब्रेथ, मतलब इसकी चौड़ाई, और डी का मतलब होता है इसकी डेप्थ। ठीक है ना, आप सब जानते हो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाला, तो लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, और डेप्थ मतलब वो मोटाई वाली बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है। और वाई मतलब यंग का प्रत्यास्थ गुणांक सही है। अब हमें समझ आ रहा है कि यार जो डेल है ना वो बी के व्युत्क्रमानुपाती है, डेल है ना वो डी के घन के यानी क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती है, और डेल है ना वाई के व्युत्क्रमानुपाती है। तो अगर मेरे को डेल का मान कम करना है ना तो मुझे बी, डी और वाई को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इनको बढ़ाने से ये पार्ट क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। तो मुझे इन तीनों को बढ़ाना पड़ेगा। इनमें भी सबसे ज्यादा मुझे डेप्थ को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि डेप्थ को यानी ऊंचाई को बढ़ाने से मुझे अवनमन कम से कम मिलेगा। तो बच्चों इतनी बात तो हमें समझ आ गई कि अवनमन को कम करने के लिए हमें बी को, डी को और वाई को क्या करना पड़ेगा, हमको इनको बढ़ाना पड़ेगा। इनको बढ़ाने से ऑटोमेटिकली अवनमन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये जो है हमारी सेम बात हमने आगे लिखी हुई है कि भाई देखो क्या लिखा अपन ने कि एल, बी और डी जो है क्रमशः गार्डर की लंबाई, चौड़ाई और गहराइयां हैं, और क्या बोलते हैं इन सबको क्या करना है अपने को, इन सबको करना है ज्यादा। अब यहाँ पे एक चीज और लिखी हुई है कि भार और लंबाई को क्या करना पड़ेगा उस केस में अपने को, ये जो भार वाली बात है ना, देखो ये पीछे देखो, ये देखो, ये एक तो भार और एक हमारे पास लंबाई, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो इससे भी डेल कम हो जाएगा। लेकिन यार खुद सोचो, मेरे को किसी ने बोला, मैं एक इंजीनियर हूं, मेरे को बोला भाई यहाँ पे ब्रिज बनाना है, थोड़ा इतना बड़ा ब्रिज बनाना है। मैंने कहा नहीं यार, लंबा ब्रिज बनाऊंगा ना तो अवनमन ज्यादा होगा, ब्रिज को छोटा करो। तो बोले ये क्या बात कर रहे हैं, ब्रिज जितना चाहिए उतना ही चाहिए ना। बोले इतने लोड कैपेसिटी होनी चाहिए उसकी, नहीं बोले लोड कम करो तो अवनमन ज्यादा हो जाएगा। तो ये तो थोड़ा बात उल्टी सीधी हो गई ना कि हम W और L को किसी तरीके से कम कर दें, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, या ब्रिजेस को ब्लॉक्स में बना दें, उससे कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, ब्रिजेस को उसकी लंबाई घटाने या भार घटाने से अच्छा है मैं B को, D को और Y को बढ़ा दूं। इनको बढ़ाने से ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, डेल कम हो जाता है। तो यहाँ पे हमने यही सारी रामायण यहाँ पे सब लिखी हुई है जो मैंने आपको बोला। ठीक है, अब क्या है भाई, इंजीनियर्स के सामने जब ये प्रॉब्लम आई तो देखो उन्होंने बोला चलो ठीक है, हम जो है गहराई को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, वाई को बढ़ा देते हैं और बी को भी जो है चौड़ा बना देते हैं। तो देखो चौड़ाई बनाने से क्या होगा, देखो लिखा है कि भाई ज्यादा चौड़ा बना दे ठीक है चलेगा, यंग प्रत्याशा गुणांक ज्यादा बढ़िया है। लेकिन गहराई बढ़ा दी तो तुमने क्या हो गया, जब तुमने उसको ज्यादा गहरा बनाया, मतलब ऐसे उसकी स्ट्रिप बना दी, ज्यादा गहरा बनाया उसको, तो गहरा बनाने से वो बंकलित होने लग गया। बंकलित होने का मतलब है कुछ इस तरीके की चीज आ गई, ये देखो ये हो रहा है बंकलित, है ना, इस तरीके से कर्व्ड हो गया, मतलब चपटा तो बना दिया ऐसे, लेकिन है ना जैसे उसके ऊपर लोग चला ना तो दब गया नीचे, ऐसे बंकलित होने लग गया वो तो। ठीक है, अब इस बंकलन को दूर करने के लिए इंजीनियर ने क्या करा, उन्होंने फिर दिमाग लगाया। उन्होंने क्या करा, उन्होंने ऐसे आई शेप का गार्डर बना दिया।
आप लोग देखते होगे अपने आसपास जितनी भी जगह है, रेलवे ट्रैक दे दो गार्डर है, अपने आसपास पहले पट्टियां चट्टियां लगती थी गार्डर है। तो उन्होंने आई शेप की ऐसी स्ट्रिप बना दी, देखा होगा ना आपने, ऐसे आई शेप की स्ट्रिप होती है और ऐसी लंबी सी होती है वो, ठीक है ना, ऐसी लंबी सी होती है, देखा होगा सबने अपने आसपास, नोटिस तो किया ही होगा। तो ये ऐसा कुछ होता है। आप देखो यार, इतनी अच्छी ड्राइंग मेरी है नहीं, तुम्हें पता है ना, इस तरीके का कुछ डिजाइन होता है, आप सबको पता है ऐसा आई शेप का बना हुआ होता है। तो ये आई शेप को बनाने से क्या होगा, इसकी गहराई की प्रॉब्लम दूर हो गई। भाई तुम्हें गहरा बनाना था, बन गया। लेकिन इससे बंकन की जो प्रॉब्लम थी, जो बंकलित हो रही थी, वो कम हो गई। तो इंजीनियर्स ने इतना दिमाग लगाया ताकि ये प्रॉब्लम से हम निजात पा सके। इसके बाद एक चीज यहाँ पे और है हमारे पास, जो हमारे पुराने जमाने में और आज भी जितने मंदिर में आप जाओगे, पुराने घरों में जाओगे, या जितनी हमारे अंग्रेजों ने पुरानी बिल्डिंगें बना रखी है, उन सब में इस तरीके के पिलर्स दिखेंगे, क्योंकि ऐसे नहीं दिखेंगे। ये पिलर्स में भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है, ये भी आई जैसा दिख रहा है। तो इसको ऊपर और नीचे से आधार को, मतलब आधार वाले पार्ट, ऊपर वाले पार्ट को और आधार वाले पार्ट को बड़ा बनाने से क्या होता है, इसकी लोड कैपेसिटी बढ़ जाती है। मतलब आप इस पर ज्यादा भार डालोगे ना तो ये टूटेगा नहीं। आज भी आप देखना जो ब्रिजेस वगैरह बनते हैं ना, वो कुछ इस तरीके से बनते हैं, है ना, आप लोगों ने देखे होंगे। जैसे अभी हमारे यहाँ पे भी बन रहा है, ठीक है, स्मार्ट सिटी है हमारी, तो इस तरीके से बन रहा है ब्रिजेस। इनके ऊपर ब्रिजेस बनाने के लिए ऐसे फिश के पेट के जैसा शेप बनाते हैं। तो इनकी क्या होती है, लोड की कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है। और इसको अपन ने विंड टरबाइन में टेस्ट किया हुआ है। विंड टरबाइन एक ऐसी जगह होती है जहां पे हम, काफी बड़ा फैन होता है और वो फैन से एयर वेयर डालते हैं उसके ऊपर और देखते हैं कि एयर का कौन सा पार्ट इसको डैमेज कर सकता है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग गाड़ियों की डिजाइन, बिल्डिंग की डिजाइन वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो वहां पे इसको टेस्ट किया हुआ है। तो ये जो है सबसे ज्यादा स्टेबल पोल है, सबसे ज्यादा स्टेबल खंबा है, इसलिए हमारे पुराने जमाने के इंजीनियर्स ने भी इसका यूज किया, ठीक है। तो आई होप बच्चों ये एप्लीकेशन सबको समझ आ गया होगा। इसी के साथ ही चैप्टर समाप्त हुआ। कोशिश हमने करी है कि बहुत ही कम से कम समय में आपको पूरा चैप्टर में रिवाइज करवा दूं। मुझे पता है 1 घंटे से थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है, पर ठीक है, आप लोगों को आई गेस चैप्टर समझ आ गया होगा। तो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करना। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना बच्चों। चलो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वन शॉट के साथ। इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।